अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखा, मेरी माएँ जो हैं उनके माथे पे हैं तेवरियाँ, क्योंकि हर वक्त होती हैं। और मैं आपको बताऊं, ये तेवरियाँ जो आप हर वक्त माथे पे डालती हैं, ये कुछ अरसे बाद परमानेंट हो जाएंगी और फिर आप कहेंगी हाय हाय, अभी से इतनी लाइंस, फाइन लाइंस हो गई हैं माथे पे। और उसकी रीज़न क्या है? जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, पैदा होते हैं, तो हमें लगता है अल्लाह मियाँ बस जल्दी से इनको 6 महीने का कर दे, ये दूध से हटकर खाने पे आ जाएंगे तो ज़्यादा सो पाएंगे। अल्लाह मियाँ बस इनको जल्दी से 1.5 साल का कर दें, दांत निकल जाएंगे तो ये जो तकलीफ़ से सह रहे हैं, ये तकलीफ़ें सह रहे हैं, इनसे तो बच जाएंगे, खुद चलने लगेंगे, खुद भागने लगेंगे, थोड़ा हमारा बर्डन कम होगा। फिर वो जब 1.5 साल के तो कहे अल्लाह मियाँ जल्दी से ये बस 4 साल के हो जाएं या 3 साल के हो जाएं या 5 साल के हो जाएं कि स्कूल चले जाएं, उतने टाइम जो है मैं अपना घर का काम निपटा लूँगी, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकती। और ये करते 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 हमें लगता है कि जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं। मुझे किसी ने कहा था जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, कहने लगा ये इस वक्त जो ये 0 से 6 मंथ्स की उम्र है, जिसमें ये ज़्यादा पलट नहीं सकता, इसका काम सिर्फ ये है दूध पीना, डायपर चेंज कराना, डकार दिलवाना और थोड़ा सा इससे खेल लेना। उसके बाद एक्चुअल तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। और अब क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि माँ इज़ अ नेवर एंडिंग जॉब। ये जॉब, ये फ़र्ज़, ये काम हमारी कब्र तक हमारे साथ चलता है। चाहे हमारे बच्चों की शादी भी हो जाए ना, शादी के बाद उनके दूसरे मसाइल, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स, हम पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसके लिए हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। और ये ऐसी जॉब है जो हमारे ऊपर कोई चेक नहीं रखता, हम अपने ऊपर ख़ुद चेक रखते हैं। कभी कभार हम खुद हिम्मत हार जाते हैं, हम खुद हथियार डाल देते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। हम कभी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर हम बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे हैं, वो सेहतयाब है, तो हमें लगता है हम बच्चे को अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम अपने अंदर कोई और कमी ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हो हम इसकी ब्यूटी का ख्याल नहीं रख पाए, हमने इसका कद जो है वो अच्छा ग़िज़ा नहीं दी, तो हम जो है उसका कद नहीं बढ़ा पाए। अरे हमारी इसकी हेल्थ जो है वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही ख़राब हुई है। हम हमेशा अपने आप को कसूरवार ठहराते रहते हैं और हम अपने कभी आप से सेटिस्फाई नहीं होते। अब बच्चों की प्रॉब्लम्स, जिस टॉपिक को लेके आज मैं शो कर रही हूँ, मैंने खाने पीने के ऊपर भी शो किया है, छोटे बच्चों की उनके स्टमक प्रॉब्लम्स, उनकी और दूसरी हेल्थ की प्रॉब्लम, हाइट वेट, सबको लेके शो किया है। लेकिन आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं उसके ऊपर हमने शो किया है कि नहीं। क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो माँ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मुझे लगा हो शुक्र है पढ़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन फिर जब मेरे बच्चे स्कूल गए तो मैंने दोबारा से पढ़ाई की। पहले बच्चे के साथ अलग पढ़ाई की, दूसरे के साथ अलग, और तीसरे के साथ अलग कर रही हूँ, अलग किस्म की पढ़ाई हो रही है। सो माय डिग्रियाँ जो है ना, वो एक दफ़ा नहीं लेती, उनको बार बार डिग्रीज़ लेनी पड़ती है, और सब डिग्रीज़ के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। अब मैं आपको माओ की एग्ज़ाम बताती हूँ किस किस किस्म की होती हैं। एक माँ होती है, बच्चे से ज़्यादा वो घबरा रही होती है, उनके बच्चों का एग्ज़ाम है, उनके बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, उनके बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं है, बच्चों की मेमोरी वीक है, बच्चों की कंसंट्रेशन यानी कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको कुछ समझाएं, सिखाएं, बताएं, उनके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। फिर दूसरी माँ होती है डांट डपट वाली माँ, बहुत डिसिप्लिन, हर वक्त मार पड़ेगी, एक चपट लगेगा, होमवर्क नहीं किया, इतना बच्चों को डरा के रखती है पढ़ाई के हवाले से, इतना वो कहते हैं ना वावेला मचाया होता है घर में, कहीं आना जाना नहीं मेरे बच्चे के एग्जाम्स है, बहुत सख्त किस्म की माँ। और एक माँ होती है जो कहती है मेरे बस का काम नहीं है, ट्यूटर को कहती है हड्डियाँ हमारी गोश्त आपका, साफ कह देती हैं, ट्यूटर के सपुर्द कर देती हैं। और एक माँ होती है जो सेटिस्फाई नहीं होती, स्कूल जाके लड़ी होती है, ट्यूटर से लड़ी होती है, आपका कसूर है, स्कूल एक के बाद एक तब्दील कराती चली जाती है, उसको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम किधर है। वो सारी माएँ आज टीवी के आगे बैठ जाएं, क्योंकि आज के प्रोग्राम से
ضرور آپ کے بچے کی پرابلم کا حل نکل پائے گا, کیونکہ ہم نے انڈر ون روف سب کو جمع کیا, سارے ایکسپرٹس جو ریگولرلی جنرلی ان ساری چیزوں سے نپٹتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں, اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اچھا ہمارے بچے میں یہ پرابلم ہے, کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے, کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہے جو کلاس کا لیول ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس جڑ تک پہنچنا. کہتے ہیں کوئی بیماری ہوتی ہے نا اور کوئی درد ہوتا ہے, تو درد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس درد کی وجہ سے آپ ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے ہیں, ٹیسٹ کراتے ہیں, اور اس درد کی وجہ سے آپ اس مرض کو ظاہر ہے اس کا علاج کرتے ہیں. سو یہ جو پڑھائی میں کمزوری ہے یا جو لرننگ ایشوز ہیں, یہ اس کا بھی علاج موجود ہے. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا علاج موجود نہیں. کبھی کبھار نصیب سے آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھار کسی کو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. سو کچھ لوگوں کی نصیب میں کنواں کھود کے پانی پینا ہے, شاید آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو. سو آئیے اس کنواں کھودنے میں بیلچہ میں آپ کو دے دیتی ہوں. ہیں گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہمارے بچے یعنی آپ کے بچے سمجھے میرے بچے, ہمارے بچے کیوں اچھے نمبر نہیں لاتے, ہمارے بچے کیوں پیچھے رہ جاتے, ہمارے بچوں کی ٹیچرز ان کی کمپلین کیوں کرتی ہیں, اور یہی کرتے کرتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, اور بڑے ہونے کے بعد پھر ہمیں یہ ساری چیزیں ایک ریوائیو کرتی ہیں کہ بچے اس چیز میں ویک تھے, اس چیز میں ویک تھے, پتہ نہیں ہم نے کتنی بھاگ دوڑ کی. کہتے ہیں کہ ماں گلے تو بچہ پلے, اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. چاہے بچے کا کھانا ہو, اس کی ایجوکیشن ہو, اس کی ہیلتھ ہو, اس کا فیوچر ہو, ہمیشہ بس ماں بننے کے بعد ماں پریشان ہی رہتی ہے, اور بہتر سے بہتر اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے. کمپٹیشن کا دور ہے, اس کو اپنے بچے کو یہ بھی سکھانا ہے, وہ بھی بتانا ہے, یہ نمبر کیوں نہیں لایا, فرسٹ کیوں نہیں آیا. ہر ماں کا الگ الگ موٹو ہوتا ہے بچوں کی فیوچر کو لے کر. سو آج ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں ایک پینل لے کر آئے ہیں جو شاید آپ کے بچوں کی وہ کمزوریاں جو آپ کو لگتی ہیں, اور اگر وہ کمزوریاں ہیں بھی تو کیوں ہے, اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹرز کا ایک پینل ہے ہمارے پاس, ٹیچرز کا, ایجوکیشنلز کا ایک پینل ہے ہمارے پاس, اور بتائیے کیا مانگتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر نیلم ناز جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, کو فاؤنڈر کیور وے کلینک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویری گڈ ٹاپک, اور اس پہ جس طرح اسکولز واپس اسٹارٹ ہو رہے ہیں, ریزیوم ہو رہے ہیں, تو ہمارے یہاں پیرنٹس کو ایجوکیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ بچہ کہاں اسٹرگل کر رہا ہے اور کس وجہ سے اسٹرگل کر رہا ہے. بالکل بالکل. پھر ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر سیما آفتاب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پیٹس DUH. السلام علیکم سیما, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ شاید بچے کی یہ لیزینس, لیتھارجک, یہ پڑھائی میں سستی کرنا, کیا پتہ اس کے اندر کسی وٹامن کی کمی ہو, کوئی میڈیکل پرابلم ہو. سو آج آپ کا بھی یہاں انویٹیشن بہت ضروری تھا تاکہ ہم پتہ تو کر سکیں کہ مسئلہ ہے کہاں. پھر ہمارے پاس جو آپ کو الگ الگ روپ میں ہمارے شو پہ نظر آتی ہیں, آج وہ ایک ماں, ایک ڈاکٹر کے روپ میں موجود ہے, ڈاکٹر نادیہ حسین. میں اس لیے اسپیشلی آج کمیونیکیٹ اس طرح کروں گی, ڈاکٹر نادیہ حسین. السلام علیکم. تو میں 4 ایکسپیرینسز ہیں اپنے الگ الگ بچوں کے, ظاہر ہے سب کے الگ دماغ ہوتے ہیں. بالکل. سو وہ ایکسپیرینسز تم سے لیں گے, اور obviously اس ڈاکٹر آبزرونٹ ہو تم شاید ایک عام ماں سے زیادہ اپنے بچوں کو سمجھ سکتی ہو, کیونکہ تمہارا پورا بیک گراؤنڈ ہے ایک میڈیکل, اور تم باہر نکلتی ہو, دنیا دیکھتی ہو, سو تمہیں ہینڈل بھی شاید بہتر کرنا آتا ہے نا. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پھر میں آپ کو ملواؤں گی ندا الوی سے جو کہ ہیڈ آف ٹیچرز اینڈ پروجیکٹ لیڈر ہیں ریڈ انسٹیٹیوٹ ٹیچنگ ٹیسٹنگ اینڈ ٹریننگ میں. پھر السلام علیکم, کیسی ہیں آپ ندا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کے ہی ادارے ریڈ, میں ریڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ انسٹیٹیوٹ بیسکلی کس خاص چیز کے لیے ہے. میرے ساتھ جو دوسری ٹیچر ریڈ سے موجود ہیں وہ ہیں حمیرہ خان جو کہ ریمیڈیل ٹیچر ہیں,
اور لرننگ ڈفرینسز میں کام کرتی ہیں. السلام علیکم عمیر, ویلکم ٹو دس شو. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ریڈ بیسکلی مجھ سے بہتر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ریڈ بیسکلی بچوں کو کہاں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور ریڈ انسٹیٹیوٹ ہے کیا؟ اوکے, ریڈ ہم بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی اسکول سے کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے کہ دے آر ریئلی اسٹرگلنگ. سم ٹائمز دا پیرنٹس نوٹس دیٹ دیر از سم سارٹ آف ڈیفیکلٹی اینڈ دا اسٹوڈنٹ ازنٹ لرننگ دا وے دیر ادر چائلڈ مائٹ بی. یعنی کہ وہ کلاس لیول تک جب بچہ نہیں ہوتا اور جس طرح باقی بچے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں, وہ ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیول تک نہیں پہنچ پاتے. سو ٹیچرز, اسکول کے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچوں کو اس انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں, اور پھر آپ لوگ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. جی, اینڈ وی سی کہ کون سے رینج میں ہیں. ہاں, اینڈ کبھی ڈسلیکسیا, اے ڈی ڈی, اے ڈی ایچ ڈی فوکس ہمارا اس پہ ہوتا ہے, اینڈ دین آلسو میموری ڈیفیکلٹیز. اچھا, ڈسلیکسیا, اے ڈی ایچ ڈی اور جس طرح کی لرننگ ڈفرینسز ہیں ان کے بارے میں ہم باقاعدہ آپ کو سمجھائیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں, ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے, ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے آپ کے لیول پر آ کے, تاکہ آپ اپنے بچے کو سمجھ سکیں. پھر میرے پاس یہاں موجود ہیں ڈیل سول اسکول سے رمشا خواجہ جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں. السلام علیکم. اینڈ حنا طہا جو کہ انگلش اینڈ سائنس ٹیچر ہیں ڈیل سول پہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا, ڈیل سول بھی جس طرح ریڈ ہے اسی طرح کا اسکول کے علاوہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو لرننگ ڈفرینسز میں ہیلپ کرتا ہے؟ نہیں, اٹس بیسیکلی مین اسٹریم اسکول. اوکے, بٹ یس ہمارے پاس انکلوسیو سیٹ اپ بھی ہے. اچھا, جس میں اگر کوئی بچہ ویک ہے تو آپ کے اسکول میں ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ٹیچرس کو ہمیں مطلب وین ڈیورنگ ایڈمیشن بتا دیا جاتا ہے, مطلب اگر پیرنٹ کا ہوتا ہے کہ لیبل کرتے ہیں وہ چائلڈ کو, پہلے تو ہم سب سے پہلے بولتے ہیں کہ ڈونٹ لیبل انٹل اینڈ انلیس آپ نے اس کا کہیں جا کے آپ ٹیسٹ کروایا ہو یا کچھ بھی, بیکاز واٹ ڈو وی ڈو, ہم اس کو فوراً سے لیبل کر دیتے ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں کہ بالکل لیبل نہ کریں, گیو اس ٹائم. پھر اس ٹائم ڈیوریشن میں لیبل نہ کریں یعنی ایز ان اب میرا بچہ ریڈ تو کر ہی نہیں سکتا تو شاید کوئی یہ پرابلم ہوگی. تو پہلے اس لیٹس سی واٹس دا بگیسٹ پرابلم, کہ وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے, کیوں نہیں ریڈ کر رہا ہے. ہم اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں بول سکتے نا, ڈائگنوز کرنا ہے بیسیکلی پہلے کہ ویئر از دا پرابلم. پہلے ہی مائیں بول دیتی ہیں اس کو تو آتا ہی نہیں, یہ تو اپنے باپ پہ گئے تو رائٹنگ گندی ہے, اس سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ اس سے نہیں ہو پائے گا, اس کا بڑا بھائی اتنا اچھا تھا لیکن بڑا بیٹا میرے اوپر گیا ہے اور چھوٹا بیٹا پھپھیوں پہ چلا گیا. کمپیریزن جو ہم منع کرتے ہیں ایز ٹیچرز, ہم یہی بولتے ہیں کہ دیر از نو کمپیریزن بیکاز ایوری چائلڈ از یونیک, یو کانٹ کمپیئر اے چائلڈ, اور ہر کسی کی لرننگ ایبلٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, اب میں سب سے پہلے نادیہ سے بات کرتی ہوں. نادیہ, ماشاء اللہ تمہارے 4 بچے ہیں, الگ الگ اسٹینڈرڈ میں ہیں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے تمہارے بارے میں کہ لائک میتھ کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے گھر میں, انگلش, اردو کوئی پڑھا. تم اردو پڑھاتی ہو, کیا پڑھاتی ہو؟ نہیں, میں سارا کچھ پڑھا لیتی ہوں. لیکن پھر بھی تمہارے ہسبینڈ کو تم نے کوئی اور ایک سبجیکٹ دیا ہوا تھا, تمہاری ساس شاید اردو پڑھا رہی ہوتی تھی. سو بیسکلی اردو جو لٹریچر والی چیز ہے وہ پھر میری ساس جو ہے نا وہ ایٹ ٹائمس ہیلپ کر دیتی ہیں, بیکاز یو نو دیٹ وے ان کی اردو آئی وڈ سے بہتر ہے. اچھا, میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گی تم نے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں اپنے 4 بچوں کی تعلیم کو لے کر؟ سو سب سے جو بڑا جو پرابلم رہا ہے ہیز بن دا فوکس, کہ فوکس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر ہے بچے جو ہے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کی یو نو لائک اٹینشن اسپین جو ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے, اور ان کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے یو نو کہ یار وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کریں, اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی یو نو ریویژن کریں, اور یو نو جو بھی اسیسمنٹ آنے والا ہے اس کے لیے وہ بیٹھ کے پڑھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس اسکول ہو گیا, یو نو ایک جو ظاہر ہے ہر بچے کی مینٹیلٹی یہی ہوتی ہے, اسکول ہو گیا, اب اسکول میں جو ہے نا اب گھر واپس آئے تو جی بس اب ہمیں اور چیزیں کرنی ہے, پڑھائی کی بات مت کرو. سو تم نے کیسے ہینڈل کیا اس چیز کو؟ سارے بچے ایسا کرتے ہیں. دس واز سم تھنگ کہ جو مجھے بیلنس اس کو بڑی مشکلوں سے کرنا ہوتا تھا کہ بھی ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ آپ اسکول میں بھی, اچھا اسکول میں بھی پھر پرابلم اسی چیز کا آتا تھا, فوکس کا, یو نو کہ بچہ جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہا ہے, وہ اٹینشن جو ہے نا وہ جب اس کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ سمجھانا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے یو نو لائک
اب ناؤ تو اسکول دیٹ مائی کڈس گو ٹو وہ ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پہ یو نو لائک وہ بہت زیادہ اس کو ان بچوں کو مار پیٹ وغیرہ وہ نہیں کر سکتے بیکاز پیرنٹس بہت زیادہ چلاتے ہیں. اب تو بہت سے ایسے اسکول, زیادہ تر اسکولز ایسے ہو گئے, لیکن بہت سے اسکولز ایسے ابھی بھی ہیں جہاں پہ بچوں کو مارے پڑتی ہیں, لیکن میرے بچوں کا اسکول ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یو نو وہ چیز تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ بچوں کو مار پڑے, لیکن یہ ہے کہ ان کو کانسٹنٹ جو ہے نا وہ لائک ٹوکنا ضرور ہوتا تھا. تمہیں برائب کرنا پڑتا تھا کہ میں تمہارا آئی پیڈ چھین لوں گی یا تمہیں کارٹون نہیں دیکھنے دوں گی, کچھ ایسا تمہیں ڈیفینیٹلی ڈسپلن والی چیز جو ہوتی تھی یو نو کہ بھی یو نو لائک اب یو نو دوست کے گھر نہیں جانا, یا پھر جو وہ ایک گراؤنڈڈ والی چیز ہوتی ہے یو نو کہ اب اس ہفتے جو ہے نا وہ کسی بھی دوست کے گھر نہیں جانا, کہیں بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ آفٹر اسکول ایکٹیویٹی اگر ہے بس وہی رہے گی, لیکن کہیں بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی فن ایکٹیویٹی تمہارے لیے نہیں ہوتی. تو کوئی لیجر تمہیں نہیں ملے گا کیونکہ تم نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا. اس میں تو قابو آئے بچے کچھ اس چیز میں آتے تھے لیکن آئی تھنک یو نو لائک یو مجھے what I do feel you know کہ فرام کمپیریزن کہ جو میرا ایک مینٹل لیول تھا فرام دا فرسٹ چائلڈ to my mental level what is now with my fourth child, slow and steady wins the race even as a parent you know. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنے بچے پہ بھی نا constant ہونا چاہیے and slow ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک ہی وقت میں سمجھے کہ جی بس یہ آج ہی میں نے اس کو بتایا ہے تو آج ہی جو ہے نا یہ پرفارم کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دم ماں کو دورہ پڑتا ہے کہ ویسے وہ روز اتنا نہیں ٹوک رہی, ایک دم ان کو دورہ پڑتا ہے ہائے نمبر خراب ہو گئے, بس جس دن نمبر خراب آئے اسی دن اس کو سب پڑھا دینا. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو کانسٹنٹلی ایک کانسٹنٹ جو ہے نا سائیکولوجیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. اچھا کیا لگتا ہے تمہیں بچوں کی ڈائریز چیک کرنی چاہیے, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, سر پہ بیٹھنا پڑے گا, ہوم ورک کرو میرے سامنے, ریویژن کرو میرے سامنے, پھر بچوں کی وہ سننی چاہیے. ماں اگر مائیں جو ہیں ان کا خالی ایک بچہ نہیں ہے, ان کے 3-4 بچے ہیں, اور ظاہر ہے مائیں آج کل جاب بھی کرتی ہیں, مائیں آج کل گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں, اتنا سارا کام ان کے اوپر ہوتا ہے. تو کیا مائیں یہ کر سکتی ہیں؟ نہیں, ہر وقت تو پاسبل نہیں ہے, ہر وقت تو پاسبل نہیں ہے. اور ایکسپیکٹ بھی کرنا آج کل کے زمانے میں اتنی مہنگائی کے دور میں کہ جب دونوں ماں باپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ایک یو نو پیرنٹ سے بھی ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ انفیئر ہے, ماؤں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ انفیئر ہے اس کے اندر. لیکن ظاہر ہے بچہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہے اس چیز کی کہ آپ کا بچہ ہے, یو نو یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. آپ اور بھی چیزیں کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بچے کا ہوم ورک ڈائری تو چیک کرنا ہوتا. اگر آپ گھر پہ نہیں تو کیا کریں, لیکن کسی نہ کسی وقت پہ آ کے, ایک دن نہیں دوسرے دن آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ اپنی بچے کی ڈائری چیک کریں, کوئی جو ریمارکس آ رہے ہیں. اچھا آلسو دیٹ دا کمیونیکیشن ود دا ٹیچر از ویری امپورٹنٹ. یو نو اب پہلے زمانے میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ ٹیچرز اتنے رسپانسو ہوتے تھے, پیرنٹس بھی اتنا زیادہ شاید ایفرٹ نہیں کرتے تھے. اب جو ہے وہ شاید زمانہ کیونکہ چینج ہو گیا ہے, اب کمیونیکیشن ہیز ٹو بی دا کی. آئی مین ایون ہسبینڈ وائف میں کمیونیکیشن لیکنگ ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اتنے پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن آپ کی ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز اے ٹیچر آلسو کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کے معاملے میں جو آپ کی اپنی رائے ہے, جو آپ کے اپنے پرابلمس آپ کو فیس ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے گھر میں جو ہے وہ ناٹ جسٹ فائنینشیل پرابلمس ہو سکتا ہے میرٹل پرابلمس ہو جو بچے کو سیویئرلی اس کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال, ایز ماں تم کیا سمجھتی ہو پڑھائی کو لے کر یا بچوں کی بیہیویئرس کو لے کے ہم لوگ کو سختی کرنی چاہیے؟ جیسے ہماری اماں کا ایک ہمارا ڈر تھا, تو انہوں نے کبھی کبھار ہمیں لگا بھی دیا ہے, ڈانٹی بھی ہیں, چیخی بھی ہیں. بہت سارے پیرنٹ کہتے ہیں نہیں ہم تو بچوں کو نہیں ڈانٹتے, ہم تو نہیں سختی کرتے. اور بہت ساروں کا اولڈ اسکول تھاٹ ہے کہ نہیں ہم سختی کریں گے, ضروری ہے. ڈسپلن از ویری نیسسری. ڈسپلن آپ کو پوری زندگی آگے جو ہے نا آپ کے اپنے دماغی سکون کے لیے اور آپ کے ماحول کے ایک پیسفل رہنے کے لیے ڈسپلن از ویری نیسسری. یعنی تمہارے یہاں ٹائم پہ سونا,
ٹائم پہ ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ ڈانٹتی ہو, کبھی ان پہ کھانا, چیختی ہو, آپ ڈانٹتی کا ہو. ورک اسپیس آرگنائزڈ رہے, آپ کی چیزیں آرگنائز رہے, آپ کی کتابیں, آپ کا مطلب میں تو یہاں تک اپنے بچوں کو بولتی ہوں کہ جی کتابوں کا آرڈر جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے بیگ میں, یہ نہیں کہ جی ساری کتابیں آگے پیچھے ٹھوسی ہوئی ہیں. تمہارا خوف ہے ان میں کہ مما کو پتا چل گیا تو وہ ہے, یعنی کہ تھوڑا سا سختی رکھنی چاہیے. بالکل بالکل. میں آتی ہوں نیلم تمہارے اوپر ایز اے سائیکالوجسٹ, مجھے یہ بتاؤ آج کل یہ بہت بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بچوں کو سختی نہیں کرنی چاہیے, اور بہت آج کل کا زمانہ یہ نہیں ہے, اور دوسری طرف کے ایک تھاٹ یہ ہے کہ نہیں, ڈسپلن, سختی یہ تو ضروری ہے, ان کو ایک صحیح پاتھ پہ رکھنے کے لیے بہت ڈسٹریکشنز ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں, آپ کیا گائیڈ لائنس دیتی ہیں؟ سب سے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے, رائٹ, اس پہ کتنی سختی کرنی چاہیے, اس سے پہلے میں سب سے امپورٹنٹ میسج سارے پیرنٹس کو یہ دینا چاہوں گی کہ جو بچے کی لرننگ کی ایبلٹی ہے, اس کی اسکول پرفارمنس ہے, وہ اس کی انٹیلیجنس کا ایک پارٹ ہے. اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں بہت آگے نہیں ہے یا فرسٹ 5 میں نہیں آتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ اسمارٹ نہیں ہے. ہاں, شاید اسکول والی جو چیزیں ہیں, جو کتابی چیزیں ہیں, اس میں آپ کا بچہ بہت اسمارٹ نہیں ہے, لیکن بہت اور طریقے ہیں جس میں اس کی اسمارٹنیس ظاہر ہو سکتی ہے. تو ہم صرف پڑھائی کو صرف ایک ہی کرائٹیریا نہ بنائیں انٹیلیجنس کا, یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو نادیہ بھی کہہ رہی تھی کہ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پریشر ہو یا خوف کے ذریعے سے ہو. ڈسپلن اور کنسسٹنسی آپ کے مزاج میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ دیکھیں, اگر آپ بچے کے اندر کوئی بھی عادت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ڈر کے بیسس پہ نہ کریں, اوکے, وہ پازیٹیوٹی کے بیسس پہ کریں. فار ایگزامپل دیں آپ مجھے. فار ایگزامپل جس طرح اگر بچے کو لیٹس سے کہ ایسیز لکھنا نہیں پسند ہے, وہ رائٹنگ آتی ہے, وہ بچہ بھاگتا ہے, گھبراتا ہے, اب آپ نے اس ایسے رائٹنگ کو ایک انجوائبل ایکسپیرینس بنانا ہے. اس کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ ہم کہانی پہلے ایک دوسرے کو سنائیں گے, ہم دونوں مل کے کوئی ویڈیو دیکھیں گے جس میں اس ایسے ٹائپ کی چیزیں ہوں گی, اس میں سے ہم دونوں اس کو گیم میں لے کر جائیں کہ بچے کو انٹرسٹ آئے اس ایکٹیویٹی میں. طریقہ دوسرا بھی ہے, زور دے دیا میں ٹی وی لے لوں گی, میں سب کچھ لے لوں گی, میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی. دیکھیں بچے کے پاس چوائس نہیں ہے, وہ ڈر کے بھی وہ کام کرے گا اور وہ خوشی سے بھی کرے گا. جب وہ خوشی سے کرے گا اور آپ کے ساتھ جڑ کے وہ اس کا رزلٹ الگ آئے گا 100%, اور اس کو وہ یاد رہے گا کہ وہی جو اب دیکھیں آپ خود یاد کریں کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ اسکول میں کون سا تھا, جس کی ٹیچر بڑی اسٹرکٹ تھیں یا جس کی ٹیچر بڑی فرینڈلی تھیں اور بڑی ایزیلی پڑھاتی تھیں. تو آپ کو سمپلی ایگزامپل مل جائے گا کہ بچوں کو پڑھانا کس طریقے سے ہے. اس میں مستقل مزاجی بڑی ضروری ہے, رائٹ. جس طرح آپ نے کہا کہ ایگزام کی ڈیٹ آتی ہے, ساری مدرس پریشرائز ہو جاتی ہیں, ارے پڑھانا ہے, ہوم ورک نہیں ہوا, چیزیں نہیں ہوئی, اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں. روز تھوڑا تھوڑا کریں کیونکہ ہر بچے کی کیپیسٹی فرق ہے, اوکے, اس حساب سے کریں. اور پڑھائی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بچے کم اسٹرگل کرتے ہیں پڑھائی سے, پیرنٹ زیادہ کرتے ہیں. ارے اس کے گریڈز کیسے ڈراپ ہو گئے, تو اتنی محنت کریں, ہم تو اتنی فیس دے رہے ہیں. شیور, لیکن آپ کو دیکھیں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ہماری جسمانی عمر بڑھتی ہے اسی طریقے سے ہماری ایک ذہنی عمر ہوتی ہے. اب وہ بچہ اپنی ذہنی عمر اور جسمانی عمر کے حساب سے پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, وہ ایوریج میں آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ ایوریج سے پیچھے آ رہا ہے, کلاس 5 کا بچہ اگر کلاس 4 کے بچے تک پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال, ہمارے اسپیشلی میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, اگر جیسے گریڈ 5 کا بچہ ہے اور اس کے ٹیچرز نے اس کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا گریڈ 4 میں رہنے دیں, ریپیٹ کرا دیں, بہت سارے پیرنٹس کہتے نہیں ہم تو ریپیٹ نہیں کریں گے, وہ اسکول چینج کر دیتے ہیں. عمر کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے یہاں ایک ریس لگی ہے, بالکل, وہاں ویسٹ میں 40 سال میں بھی وہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جس 15 اور 16 سال میں میٹرک کرنا ہے لازمی ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں یہی پڑھی تھی, آئی تھنک کچھ عرصے پرانی بات ہے, کہ ناروے میں اب انہوں نے 1 سال مزید آگے بڑھا دیا ہے کہ بچے جو ہیں اسکول میں ایڈمیشن 6 سال سے پہلے نہیں لے سکتے ہیں. اور hمارے یہاں ہم 3.5 سال کے بچے کو ایڈمیشن کے لیے لے کر جاتے ہیں. 18 مہینے بھائی, ایگزیکٹلی, کیا بات کر رہی ہیں, یہ جو ہے یہ پیٹ میں بچہ ہو تو رجسٹر کراؤ, ورنہ آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے اس بچے کی شخصیت کو نکھارنا ضروری ہے, یا اس کا ٹاپ کرنا لیکن پوری زندگی
ज़िंदगी परेशान रहना। हाँ। और जो आपकी बात थी क्लास रिपीट कराना, सबसे पहले आप परेशान ना हो। अगर आपका क्लास में बच्चा जो है क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 2 में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो ज़िंदगी में फ़ेल हो गया है या हाँ। ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत वक्त है, बहुत चीज़ें हैं। मैं आपसे, मेरे सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, क्या रिपीट कराने वाले मशवरे पे हमें अमल करना चाहिए? देखें। एक दूसरी बात, या हमें स्कूल चेंज करके दूसरी क्लास में आगे भेज देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप देंगी नीलम ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो शायद आपके दिमाग में, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मैं किससे पूछूं, मैं किससे मशवरा करूं, मैं सोसाइटी का प्रेशर कैसे बेयर करूं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि मेरी देवरानी के बच्चे के इतने अच्छे नंबर आ गए, ये बताया जाता है कि तुम्हारी नंद का बच्चा देखो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम ख्याल नहीं करती, तुम ध्यान नहीं देती। ये भी सारे सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से माएँ बच्चों पे और ज़्यादा प्रेशर दे रही होती हैं। सो अपनी फैमिली पॉलिटिक्स को दूर रख के ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। मैंने सवाल किया था डॉक्टर नीलम से एज ए साइकोलॉजिस्ट, इनसे ये पूछा था कि जो बच्चों को स्कूल वाले मशवरा देते हैं कि इसको रिपीट कराएं, ये क्लास के साथ नहीं चल पा रहा, तो क्या पेरेंट्स को रिपीट कराना चाहिए या स्कूल चेंज करके उसको आगे क्लास में बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि यूजुअली हमारे पेरेंट्स करते हैं? मेरी अम्मी ने भी किया, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। जी नीलम, ये फैसला करने से पहले आप उनकी स्कूल से 2 सवाल करेंगे कि वजह क्या है कि आप उस बच्चे को क्लास रिपीट कराना चाह रहे हैं, और क्लास रिपीट कराकर ऐसा क्या फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर बच्चा जो है वो कोप कर जाएगा। अगर जो स्कूल है आपको कन्विंस करने वाले जवाब दे देता है, उनको लगता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा देर से पिक करता है, कि उसको पिक करने में देर लगती है, या अगर उसकी अभी एजुकेशन की बेस नहीं बनी है या कोई और वजह है, अगर आप बाहर से मूव करके आए हैं तो आप एकेडमिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी रीज़न्स हैं, अगर आप कन्विंस हो रहे हैं तो देखें ये किसी शर्म का बायस नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल बच्चे को रिपीट करा सकते हैं, और जहाँ रही कि उसकी शख्सियत पे क्या असर होगा, आपने देखना है कि उस बच्चे की एज क्या है। अगर वो क्लास 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो अभी भी वो आपसे बड़ा क्लोज़ है, आप उस बच्चे को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप खुद बड़े पॉजिटिव होंगे। आप खुद प्रेशर में आ गए, ओ अल्लाह ये तो मेरा बच्चा रिपीट करेगा, अब ये क्या होगा, मैं इसको क्या जवाब दूंगी, इसको क्या करूंगी, तो बच्चा भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चे की पर्सनैलिटी की जहाँ बात हो रही है, उसकी शख्सियत की बात हो रही है, तो आपने कहा आपने जवाब दे दिया एकेडमिक, लेकिन अगर बच्चा जो उसके दोस्त हैं वो सारे क्लास 5th के दोस्त वो आगे निकल जाएंगे, वो क्लास 4th में रह जाएगा, स्कूल की शर्मिंदगी अलग होगी, क्योंकि बच्चों को होता है हम फेल हो गए, ये एक लफ्ज़ है जो लेबल लगा दिया जाता है, तो उस सब चीज़ों के साथ वो बच्चा कोप नहीं कर पा रहा हो और उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर कुछ और चलना शुरू हो जाए, फिर क्या करें पेरेंट? देखें, इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे की एज देखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों के लिए ज़हनी तौर पे उनके फ्रेंड्स बड़े ज़रूरी हो जाते हैं तकरीबन 8, 9, 10 साल की उम्र के बाद। आप देखेंगे आपसे भी ज़्यादा वो जो है बच्चों अपने आपस के जो फ्रेंड्स होंगे उनकी फ़िक्र करने लगेंगे, मेरी दोस्त ने ये पहना है, मेरी दोस्त ने ये कहा है, तो वहाँ पर आपने देखना है कि पीयर प्रेशर या उनके साथ के जो बच्चे हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे की शख्सियत पे कितना हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 1 साल रिपीट कराने से कि वो बच्चा एकेडमिकली बहुत ग्रो कर जाएगा और बाद में कवर भी कर लेगा, तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है कि आप नए फ्रेंड्स बना सको, कि अगर ज़िंदगी में एक कोई भी आप पीछे हो जाते हो तो उससे कोप कैसे करना है, ये भी इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है, और ये सलाहियत आप बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं उसके साथ पॉजिटिव रहकर। जो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि हम उनको जो है थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं इस हवाले से, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं इस हवाले से कि क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा इस डिसीजन का। सेकेंडली एक और चीज़, पेरेंट्स ये भी सोचते हैं इतनी महंगाई है, पूरी 1 साल की फ़ीस ज़ाया हो गई, ये भी लोगों के, क्योंकि आप तो स्कूल में बैठी हैं, मैं आपके पास भी आऊँगी और आप बताइएगा कि क्या क्या होता है। जी, इस बात का जवाब। देखिए, आप अपने बच्चे पे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ़ायदे या नुकसान के तहत नहीं कर रहे हैं।
وہ ایک سال اگر اس کی بیس کا سال ہے یا امپورٹنٹ ایجوکیشن کا سال ہے تو سمجھ لیں آگے کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کا بچہ جو کلاس 3 یا 4 میں اسٹرگل کر رہا ہے, آپ نے پروموٹ تو کر دیا, آپ کو بہت سے اسکولس مل جائیں گے جو ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, لیکن وہ ہر جگہ اسٹرگل کرتا رہے گا, وہ یونیورسٹی لیول تک بھی اسٹرگل کرتا رہے گا کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن یا بیس ٹھیک سے نہیں بنی ہے. پر ایک چیز میں یہاں سوری ایڈ کرنا چاہوں گی that I do feel a lot of times you know like اگر اسکول میں وہ ٹیچرز نہیں ہیں اس لیول کی یا اس ٹریننگ کے لحاظ سے نہیں ہے, بیکاز بہت دفعہ اسکولز میں بھی کانسٹنٹلی ٹیچرز چینج ہوتی رہتی ہیں, یو نو لائک مڈ ٹرمز ٹیچرز چینج ہو جاتی ہیں. اب وہ بچہ ایک ٹیچر کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے, اس کے بعد پتہ لگے کہ جی وہ آنٹی چلی گئی, وہ مس چلی گئی, یو نو وہ چلی گئی ہیں. Yes, you are Now that exactly is a very big problem and unfortunately this is a problem that exists in schools especially in Pakistan because یہ بات میں نے پہلی بھی کہی تھی, teachers are highly underpaid. اور جہاں ان کو اچھا موقع ملتا ہے, بہتر موقع ملتا ہے, which is rightly so کہ وہ کیوں نہ وہ موقع لیں, اس کے they move on to better greener pastures. ان کو جب جہاں بہتر ان کو ایک you know salary مل رہی ہے تو وہ وہاں موو کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے سفر کرتے ہیں Exactly. کہ which can be a reason کہ جی بچہ all of a sudden جو ہے نا سیٹ بیک ہو جاتا ہے, اور بچہ اپنا اگر مڈ ٹرم ایگزام میں فیل ہو گیا, اس کے بعد اس کو وہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ او گاڈ یو نو اب جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے میں آپ کا سیکنڈ ٹرم ایگزام آنے والا, وہ the child cannot cope. یعنی کہ تمہارا کہنے کا مقصد ہے ایک دم ہی نہ مان لیں بات ریپیٹ کرانے کی کلاس, پہلے آپ جڑ تک پہنچیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. The teacher has moved and the teacher has moved because she got a better salary offer, تو بس وہ چلی گئی تو چلی گئی, اس کو یہ کیا بہت فرق پڑتا امپورٹنٹ ہے. So it's not just the child. میں اس کا ایک سمپل سا سولوشن بتاتی ہوں. آپ کے بچے کی کوئی بھی ایکیڈیمک میجر ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ اپنے بچے کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرا لیں, انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کرا لیں. وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں جس طرح ہمیں بخار آتا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنا بخار ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا تھرمومیٹر سے ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا بخار آ رہا ہے, اس کے لیے یہ دوائی لینی ہے. ٹھیک ہے. سملرلی ہماری جو انٹیلیجنس ہے, جس طرح میں نے کہا تھا, وہ صرف پڑھائی سے پتہ نہیں چلتی ہے. انٹیلیجنس کے 12 سے 13 الگ الگ کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے, کسی پراپر کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے جو کچھ 7 سے 10 گھنٹے اس بچے کی پوری ایویلویشن کریں گے. 7 سے 10 گھنٹے وہ ڈفرینٹ نہیں الگ الگ دن پہ ہوتا ہے, الگ الگ دن پہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی ایگزام نہیں ہوتا ہے, یہ گیمز کے تھرو ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں جو ہے جسے ہم آئی کیو ٹیسٹنگ کہتے ہیں, یہ آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اور آئی کیو ٹیسٹنگ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کی ذہانیت میں پرابلم آ رہا ہے, بچے کی پکنگ پاور میں پرابلم آ رہا ہے, بچے کے ماحول میں پرابلم آ رہا ہے, یا بچہ کہیں ڈپریس ہو رہا ہے یا کسی سٹریس میں ہے, کسی پریشر میں ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ہے پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آؤں گی اب ایز اسکول رمشا, کیونکہ ظاہر ہے آپ پیرنٹس کو ڈیل کرتی ہیں, اور وہاں آپ کے پاس جو جو کویشچن سوال آتے ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کریں. I would like to add on this کہ repetition is never a good idea. I would say self esteem is very important. بچہ جتنا بھی چھوٹا ہے اس کی سیلف اسٹیم ہے, جتنی میری ہے اتنی اس کی ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ایج ٹیلنگ ہم اور ہر کہ بھائی آپ اس کے کیپیبل ہی نہیں ہو. بچے اس کے فرینڈز اس سے دور چلے گئے, دین آلسو ٹیچرز انہیں پتہ ہے کہ یہ ہے جس نے ریپیٹ کیا ہے, تو ایک ہم لیبل دے دیتے ہیں بچے کو. وی نیڈ ٹو انکریج دیم, انہیں بولو کہ کر سکتے ہو یار آپ, یو نو آپ کا فرینڈ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اینڈ یو نو میکنگ ایجوکیشن فن فار کڈس بیسکلی. مطلب کچھ ایسے ایکٹیویٹیز لے کے آئیں آپ, اسکرینز ہیں اب. پھر ایک اور چیز آج کل کیا ہے کہ بچہ جب اسکول آ رہا ہے تو ہم ان کے سامنے ٹیکسٹ بکس کھول کے رکھتے ہیں. اوکے, گھر جا رہا ہے آئی پیڈز ہیں, گیجٹس ہیں, گیمز ہیں, تو یو نو دو بالکل الگ دنیا. ہاں, یہاں پہ ٹیچرز مجھ پہ مطلب بالکل مانیٹر کر رہی ہیں اور بالکل ویسے ہاکس آئے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں جب گھر جا رہا ہوں تو وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. تو یہ تھوڑا سا وی نیڈ ٹو میک شیور کہ کلاس روم بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بچہ خوشی خوشی آ رہا ہے. یعنی آپ چاہیے تھوڑا ڈیجیٹل کر دیں کلاس روم. ہاں ایگزیکٹلی. ایڈ آن کہ مس نیلم نے رائٹنگ کی بات کری ہے اور رمشا نے یہ بولا کہ ہم ایڈ, اب سب سے مجھے لگتا ہے کہ اٹس بیٹر کہ آپ انٹیگریٹ کریں.
Yes. अब मेरी क्लास में इफ़ आई हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 20 स्टूडेंट्स, अब उस 20 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स आर गुड विथ राइटिंग, जिनको क्रिएटिव राइटिंग के मास्टर्स हैं, बट 10 ऑफ द स्टूडेंट्स दे गुड विथ साइंस. अब एज ए टीचर मुझे देखना है कि मुझे इससे राइटिंग अब कैसे इसकी डेवलप करनी है. मैंने उसको टॉपिक दे दिया और मैं बोलूँ कि नाउ यू हैव टू राइट. ऑब्वियसली फॉर अ वाइल द चाइल्ड विल सिट एंड लुक एट मी कि मैं क्या लिखूँ, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं है और मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है राइटिंग में. अब नाउ बीइंग अ साइंस टीचर ऑल्सो, नाउ फॉर अ मिनट आप उसको स्पेस दें कुछ और सोचने की. रादर देन आस्किंग हिम टू राइट, आई से ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल. he'll say okay, this is something that I'm good on, I can draw. तो वहीं उसका एक मोटिवेशन लेवल का एक स्टेप हमने आगे ले लिया उसने. हमने अगर उसको बोला यू डोंट नो हाउ टू राइट, व्हाट विल यू डू इन द क्लास, व्हाट कैन यू डू इन फर्दर इन द हायर ग्रेड्स, खत्म. वो उसका वहीं वो डिमोटिवेट हो गया, मैं कर ही नहीं सकता. हम उसको बोलें कि ओह यू आर गुड विद ड्राइंग. अब आपने एक फॉर एग्जाम्पल आई एम प्राइमरी टीचर, मैंने बोला ओके इफ यू हैव ड्रॉन अ कैट, चलो सही है, सच अ लवली कैट, नाउ कैन यू डिस्क्राइब योर कैट. तो मैं वहाँ उसको अभी भी मैं सेंटेंसेस पे नहीं लेके आई हूँ. आई एम नॉट जम्प्ड ऑन टू सेंटेंसेस, आई एम स्टिल trying to motivate him that he comes to writing. Now he'll tell me the tail, the color, and लेबल करो उसको. वो उसको he'll start describing. उससे क्या हो रहा है, उसकी vocabulary enhance हो रही है. What do we at Delsol the school, we have a vocabulary wall sort of a thing that we'll be implementing inshallah from September. We have made आपका कहने का मकसद ये कि जो हर बच्चा है उसको डील करने का तरीका बेसिकली डिफरेंट है. इंटीग्रेट टू सब्जेक्ट्स. हाँ. अगर कोई राइटिंग में इंग्लिश में नहीं अच्छा वो लेकिन साइंस में एक्सपर्ट हो सकता हाँ, है वो, तो exactly. साइंस और इंग्लिश को इंटीग्रेट करें, एनिमल्स को लेके आए, उसकी राइटिंग स्किल्स को. रेपिटेशन का भी मैं कह रही थी. देखें, हाँ. लेट्स सपोज एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में वीक है, हाँ दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. लेट्स सपोज बच्चा उर्दू मैथ में जो होते हैं बच्चे, हाँ. मैं भी थी. सो अगर सिर्फ वो सब्जेक्ट्स हैं तो उन सब्जेक्ट्स पे उसे जो है आप थोड़ा सा हेल्प दे दो. हाँ. आप थोड़े से उसके मेथड डिफरेंट कर लो, थोड़ा शुरू में इजी कर लो. अच्छा, थोड़ा सा बेस आपकी दे दो. बात से ही मैं आती हूँ निदा की तरफ. निदा, जो आपका इंस्टीट्यूट है रीड, क्या वहाँ खाली डिसलेक्सिक बच्चे आएंगे या अगर उनको लर्निंग डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो आप हर लर्निंग डिफरेंसेस में हाँ. हम काम करते हैं. तो नॉट जस्ट डिसलेक्सिक, ऑल्सो स्टूडेंट्स विद अटेंशन डिफिकल्टीज या साइट फोकसिंग अटेंशन प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज मतलब को आप ADD. लेबल करो, जरा बताओ क्या. ADD, ADHD. What is that? As in ADD, ADHD, what is? क्योंकि माओ को नहीं पता कि ये कोई नई टर्मिनोलॉजी आ गई है. आप इसको आसान अल्फाज में, शायद उर्दू में आपको ट्रांसलेट मुश्किल हो, आप बता सकती हो. attention deficit disorder. हाँ. उर्दू का ट्रांसलेशन. यस प्लीज. बेसिकली बच्चा फोकस नहीं कर पाता किसी एक एक्टिविटी पे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. अच्छा, फॉर Sitting एग्जांपल tolerance नहीं होती. इसमें ADHD is attention deficit Hyperactivity hyperactivity disorder. So Okay. there's two types. There's one is attention deficit disorder, which is Which is milder. ADS. And then there's ADHD, which is hyperactivity. Hyperactive. वो So sitting ADD tolerance नहीं होगा is just उसका the ज़्यादा. attention deficit, मतलब वो बच्चा concentrate नहीं कर पाता जैसे है, टीचर उसकी ब्लैक बोर्ड पे attention पढ़ा रही है तो बच्चा जो है वो इधर अपनी अटेंटिव नहीं दुनिया हो. में गुम है, you know, वो attention वो नहीं. अच्छा, एक और चीज जो फिजिकल हो सकती है वो ये कि बच्चे की आई साइट वीक है, उसको नजर नहीं आ रहा है. ये हो गया ठीक है ना, पॉइंट. ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बच्चा अगर वो कह नहीं पाता है कि जी मैं दूर बैठा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो वो जाहिर है जब उसको नजर ही नहीं आएगा तो वो अटेंशन कैसे. एक ये प्रॉब्लम तो वो हो गई. ये एक वो फिजिकल प्रॉब्लम. और इसमें When और we're क्या क्या. testing, like जो आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो पहले we ask about testing eyesight and hearing to make Okay. sure कि कोई सुनने में और मुश्किल नहीं है. देखने हाँ, में कोई देखने प्रॉब्लम नहीं है. और अगर ADD है तो देन इंस्ट्रक्शंस क्लास में नहीं फॉलो कर सकते. अच्छा. हाँ, ये भी होता है. एंड ऑल्सो वो अपने इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा पिकअप नहीं करते. अच्छा, A little- ADD है तो इंस्ट्रक्शन जैसे टीचर ने कहा है जी. कल आपको ये काम करके आना है तो वो नहीं कर ग्रैब पाते. कर हाँ, पाते, नहीं grab या कर- कॉपीज निकालो, छोटी छोटी बातें होती जो इंस्ट्रक्शन miss दी कर जाती जाते हैं. वो मिस कर जाते हैं और वो पीछे रह जाते और हैं. वो पीछे हाँ. रह जाते हैं. अगर इनको अपना इन्वायरमेंट का, लाइक इफ दे इग्नोर द इन्वायरमेंट, तो फिर दे आर आल्सो पिकिंग अप लेस. सो उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी मुश्किल होता है उनको ऑर्गेनाइज करना अपना काम. So like she was saying, it's really important that the students learn how to organize themselves. So these students with ADD also tend to be disorganized. ओके. और ADHD में ज़्यादा फिर मूवमेंट की ज़रूरत होती है. हाइपर भी होते हैं. Hyper जैसे होते हैं. Hyper children. ADHD means that they are hyper children. They अच्छा. are
अटेंशन इश्यूज और एज वेल एज हाइपर होते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे खानदान में एक बच्ची थी, वो उसकी माँ परेशान होती, वो सोफे पे चढ़ जाती थी, दरवाजों पे चढ़ जाती जी, थी, इस type से। हर वक्त भागना दौड़ना. नॉट दैट इजी टू लेबल. हर बच्चा बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, हाँ. ठीक है, बट दिस इज नॉट एज इजी टू डायग्नोज. जैसे डॉक्टर नीलम ने कहा, दे नीड अ कंप्लीट 5 to 6 आवर्स सेशंस. उसके टीचर से अलग असेसमेंट होती है, पेरेंट्स की अलग असेसमेंट होती है, इन होम असेसमेंट अलग है, इन स्कूल असेसमेंट अलग है. आप लोगों को लगता है कि बच्चों को यहाँ पाकिस्तान में इतनी yes 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 तवज्जो दी जाती doing है? it. ऐसा है? प्रॉपर रेफरल चाहिए. भाई अगर आप माँ बाप हैं तो तवज्जो दें. मैं तो कहती हूँ माँ क्योंकि बाप हमारे को पता तवज्जो क्या दें होता आप. है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ होता है ड्रामा कर रहे हैं, अपने बच्चे को बाप बोल रहा है, माँ को कुछ नहीं है, ड्रामा कर रहा है. लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोगों में बहुत आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है, है, but लोग more बात and करते हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लोग उस चीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं. जैसे हमारे proper यहाँ screening दो कराते टाइप हैं. ऑफ टेस्टिंग होती है, एक इनफॉर्मल और स्क्रीनिंग, अच्छा. which is when there's a milder case, and then the other is a psycho educational evaluation. तो वो educational intelligence देखता है, not an IQ test. It's an educational, दो तरह के academic. test हाँ, तो learning एक में आप simpler करते हो. test and one is the more detailed, like she was talking about many hours, but it's academic focused. हमारे जो formal test थोड़ा है. आप Actually, उर्दू में ज़्यादा जी, समझा सकते हैं ताकि एक्सपीरियंस मैं इन्हीं बच्चों को लेती हूँ एज अ टीचर, रिमीडियल टीचर. मैं डिसलेक्सिक बच्चे भी लेती हूँ. रिमीडियल टीचर का क्या काम होता रिमीडियल है? टीचर का मतलब ये होता है एक आम टीचर से वो कैसे मुख्तलिफ होती है? हमारा डिफरेंट सेटअप होता है. हाँ. एज मैं एफिलिएटेड हूँ रीड से फॉर द पास्ट 10 years. तो उधर ही हमारे डिफरेंट तरीके से हमें टेक्निक सिखाई जाती हैं हाउ टू डील विद दीज चिल्ड्रन, ओके राइट, हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद डिसलेक्सिया, ADD, ADHD. ओके. और नए सिरे से पढ़ाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, डिसलेक्सिया का तो मैंने टर्म सुनी हुई थी, लेकिन ADD, ADHD ये कोई नई चीजें हैं? देखिए ना, नहीं, ये हमेशा से रहा है. देखिए ये हमेशा से है, और हमारे ज़माने में या किस तरीके से कहा जाता था, ये तो सुस्त है, ये तो कोई अपना काम ठीक से करता ही नहीं है. मैं इसको 4 काम कहती हूँ, ये एक काम करके आता है, 3 काम भूल ही जाता है. देखिए, सिर्फ स्कूल से कंप्लेन आने का मतलब या पढ़ाई में स्ट्रगल करने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो है वो ADD है. इनफैक्ट आई एज अ साइकोलॉजिस्ट, ADD बच्चे को सुस्त कहा जाता है बेसिकली. जनरली यू नो कि ये भूल जाता है, याद नहीं रखता, इसकी मेमोरी ख़राब हो गई है, ये अपनी चीज़ें इसकी फैली हुई रहती हैं. देखें, मसला क्या हो रहा है कि बच्चा थोड़ा सा आपको रोकूंगी. क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उसकी आयरन की कमी, अगर वो ADD है, मेडिकली कोई उसको ग़िज़ा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? मैं आपसे एज डॉक्टर पूछना चाहती हूँ सीमा. जी बिल्कुल हो सकती है. एक तो ये कि ADD या ADHD, ये दोनों जो डायग्नोसिस है ना, दिस इज़ नॉट एज इजी कि आप बैठे बैठे किसी बच्चे को कह दें कि दिस इज़ ADD चाइल्ड. ठीक है, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस. तो वी हैव टू बी श्योर कि एक बच्चा किसके पास गया है, जिसने उसको डायग्नोज किया है. कौन करता है डायग्नोसिस? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज जहाँ जहाँ भी मौजूद है, दे पीपल डू अच्छा, इट. एक चीज़ मैं थोड़ा सा बीच में मेंशन करना चाहूँगी, वेरी सॉरी आपको कट कर रही हूँ. यहाँ पे प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं वो ये ना समझे कि अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में लेके जा रहे हैं, उनका बच्चा किसी भी तरीके से किसी से कम है. इनकैपेसिटेटेड है, मेंटली कोई रिटार्डेड है, पागल है, ऐसी कोई बात नहीं है. या हम ऐसे किसी भी बच्चे को ऐसा लेबल नहीं कर रहे. बिल्कुल. बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं, समझते हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो या तो दिमाग खराब है, पागल हो गया है बच्चा. रीड जा रहे हैं तो जी ये मेंटली रिटार्डेड है. इवन दो ये एक मैं ऐसे आम लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ जो लोग इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. ये ऐसी सिचुएशंस हैं. एक मेंटल रिटार्डेशन एक अलग चीज होती है. वो बच्चे की ग्रोथ दिमागी होती ही नहीं है जिसकी वजह से वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है. ठीक और है ना, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन सब से हेल्प लेने के बाद आप अपने बच्चे के लेवल को कहाँ पाएंगे. हाँ, लेकिन वो एक वो पागल वाली चीज मेंटल लेबल नहीं. हाँ, नहीं, ये वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है. आप बिल्कुल भी मत सोचे कि जी अगर आपको अपने बच्चे के को लेके जाना है, रीड लेके जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, डॉक्टर से डायग्नोसिस करवानी है,
خدا کے واسطے اس چیز کو مت مینٹلی مت سوچے کہ ہمارے بچے میں کیوں یہ پرابلم ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آؤں گی. ہم نے بھی اے ڈی ڈی کی بات کی تھی, آپ میڈیکلی اس کی بتا رہی تھی کہ کچھ میل نیوٹریشن ہے یا کیا ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں ابھی انسٹا پہ, ہمارے فیس بک پہ, تاکہ وہ میں یہیں فرسٹ ہینڈ نالج آپ کو پہنچا سکوں. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. سو آج آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے, ان کی تعلیم کو لے کے اگر کوئی ڈفیکلٹی آپ فیس کر رہے ہیں, اس کے جواب آپ کو ہم اپنے شو پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. سو میں نے جانے سے پہلے سوال کیا تھا, اگر بچے کو اے ڈی ڈی ہے یعنی کہ وہ لیزی ہے, انسٹرکشنز آپ نے بتایا صحیح سے فالو نہیں کر سکتا, پیچھے رہ جاتا ہے کلاس میں, اگر ہم اے ڈی ڈی کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے؟ پلیز اوور ٹو یو ڈاکٹر سیما. اچھا جی, بہت اکثر ہوتا کیا ہے, اسکول سے جو فرسٹ ریفرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہی پیڈیاٹریشین کے پاس ہے یا جنرل فزیشین کے پاس ہے یا فیملی فزیشین کے پاس ہے, کہ مدرز لے کے آتی ہیں کہ اسکول سے کمپلینز آ رہی ہیں کہ بچہ اسکول میں اچھا نہیں ہے, اسٹڈیز میں اچھا نہیں ہے, یا پلے فل نہیں ہے, اپنے جو پلے ٹائم ہوتا ہے اس میں بچہ بیٹھا رہتا ہے, اٹینٹیو نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ہمیں کمپلیٹ اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے, ہسٹری پوچھنی ہوتی ہے کہ کوئی یہ ابھی ریسنٹ ہے یا شروع سے ہی کچھ پرابلم چل رہی ہے. اس میں بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا فیملی ایشوز ہیں, گھر میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے, ریسنٹلی آپ ری لوکیٹ ہوئے ہیں, کہیں اور رہتے تھے, شہر چینج کیا ہے, ملک چینج کیا ہے, لینگویج پرابلم ہے, کوئی ریسنٹ لاس ہے, فیملی میں کوئی ڈیتھ تو نہیں ہے, یا کبھی کبھی پیرنٹس میں سپریشن ہو جاتی ہے, اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے. اس کے بعد بچے کی فزیکل گروتھ کیسی چل رہی ہے, باقی ساری چیزوں میں وہ کیسا ہے, اپنا کھانا پینا, چلنا پھرنا, سلیپ ہیبٹس کیسی ہیں. یہ ایک بہت بڑا رول ہے سلیپ ڈیپریویشن کا, کہ بچے پرفارم ہی نہیں کر پاتے اسکول میں. ہمارے یہاں نا یہ ڈسپلن نہیں ہے رات کو جلدی سلانے والے کا. بالکل ایک سرٹن کلاس میں تو ہے کہ ہاں بچے کو 7 بجے 9 بجے 8 بجے سلا دو, لیکن میں نے اکثر گھروں میں عام طور پہ دیکھا ہے کہ بچوں کو رات کو نہیں جلدی سونے کا بولتے. وہ ویسٹ والا کلچر وہ سمجھتے ہیں, بچے رات کو جاگ رہے ہوتے, دیر سے سو رہے ہوتے. آپ لوگ مجھے سیکنڈ کر سکتے ہیں اس بات. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سلیپ لیٹ, رات میں دیر سے سوئے تھے, اور پھر وہ جب صبح آتے ہیں تو وہ بالکل ان کے کلاس میں سو جاتے ہیں, یون کرتے رہتے ہیں. میڈیکلی دیر سے سونے والے بچوں کے نقصانات کیا ہیں؟ ان کی گروتھ پہ پرابلم آتی ہے. سب سے پہلے تو گروتھ ہارمون ہمارا جو بچوں میں گروتھ کرواتا ہے وہ ریلیز ہی آپ کا اس کا ٹائم ہوتا ہے. کیا کتنے گھنٹے کی نیند؟ 8 آورس. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچے کا تو ویری کرتا ہے, ان کا تو جیسے 1-2 تو نہیں, بٹ جو ہم کنڈر گارڈن میں جن بچوں کو بھیجتے ہیں نا بیچارے 3 سال کے, ان کا تو سلیپ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز, سوری میں آپ کو آگے بڑھانے سے پہلے بولوں گی, اگر وہ رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو بچے اسکول سے آ کے سو جاتے ہیں دوپہر میں, کیونکہ ماں نے بھی سونا ہوتا ہے, تو وہ بچوں کا بھی روٹین ایسے ہی ڈیولپ کرتی ہے کہ دوپہر میں سوتے ہیں. تو نیپ ٹائم از گڈ, بٹ نیپ ایک لمیٹڈ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 1 to 2 hours are more than enough. ایسا نہ ہو کہ وہ سو کے پھر رات کے 9 بجے اٹھ رہے ہیں. اوبویسلی اب وہ 9 بجے اٹھ رہے ہیں تو وہ دوبارہ تو 10 بجے 11 بجے نہیں سوئیں گے نا. تو نیپ ٹائم, نیپ از گڈ, ہمارے ریلیجن میں بھی ہے, بٹ نیپ کا مطلب نیپ ہوتا ہے 1 to 2 hours میکس, کہ اگر وہ 3 بجے سو رہا ہے تو بائی 5 وہ اٹھ جائے, اپنا ہوم ورک کرے, جو بھی اپنا کام کرنا ہے کرے, اینڈ دین پھر رات میں ارلی سلیپ کرے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ والی چیزیں رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ والے ایشوز تو نہیں ہے, بیہیویئرل ایشوز تو نہیں ہے, فیملی ایشوز تو نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کی طرف. بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ سائیکالوجیکل النیسز یا بیہیویئرل النیسز نہیں ہوتی ہیں, ایکچولی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جو ہیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے ہاں بہت ساری ڈائٹ اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت ہو رہی ہیں. ذرا مجھے آپ ایگزامپل دے کے بتا سکتی ہیں کہ جیسے آئرن ڈیفیشنسی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا نہیں کھلا رہے ہوتے ہم اپنے بچے کو؟ آئرن ڈیفیشنسی کے لیے آپ کو پتہ ہے انفلیشن اتنی ہے, گوشت کتنا مہنگا ہو گیا. ایک نارمل انسان جو 4 دفعہ کھاتا تھا اس نے اب 2 دفعہ کر دیا, جو 2 دفعہ کھاتا تھا اس نے 1 دفعہ کر دیا. مہنگائی کے علاوہ بھی بہت سارے بچے گوشت نہیں کھاتے. بچے اب چکن پریفر کرنے لگے ہیں, which is not as good in iron as the red meat is. Okay. Actually very common this side of the world, है ना? So that is an iron deficiency, thalassemia, anemic, اور وہ مطلب لوگ کے اس طرح کافی common ہوتا ہے. Thalassemia is a small chunk. That means genetic
you're born जेनेटिक भी होता है होता क्योंकि है, माँ iron को वो deficiency गजाइत नहीं मिली होती. एक सर्टन घरानों में जो मिडिल क्लास घराने होते लेकिन हैं, ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं ना, ये इनका कहने का हाँ, मकसद ये है कि manage एग्जैक्टली. आप आपको कर पहले सकते तो हैं. सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी आपने रूल आउट कर ली कि बच्चे में आयरन की कमी तो नहीं है. सिंपल सा टेस्ट होता है, उससे हमें पता चल जाता है. ठीक है. सिंपली रिप्लेसिंग Blood आयरन. test होता है? ब्लड टेस्ट होता है, Okay. बिल्कुल सीबीसी का टेस्ट होता है ठीक जिसमें है. हमें आयरन लेवल्स पता चल जाते हैं. और फिर हम ग़िज़ा से भी बताते हैं और कभी कभी हमें सप्लीमेंटेशन देनी होती है. वो ठीक भी. है. दूसरी चीज़ कुछ कॉजेज होते हैं लेजीनेस आयरन की क्या वजह होती है? एक आयरन डेफिशिएंसी, Iron हो गई. एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी. Okay. और जैसे नादिया ने पहले कहा था कि आप बच्चा अगर इनअटेंटिव है आप चेक तो कराओ, उसकी आई साइट प्रॉब्लम तो नहीं है. ओके, ठीक है. ये वाली चीज़ें हमने रूल आउट कर ली. फिर हम उसकी फिजिकल Hearing ग्रोथ भी. मॉनिटर करते हैं. एग्जैक्टली. वो लर्निंग, वो रीडिंग डिसेबिलिटीज़ में होता है कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, स्पीच डिले, स्पेसिफिक स्पीच डिले के साथ भी कभी कभी बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए आप चेक करते हो कि सुन रहा है. जब सुनेगा तभी तो बोलेगा ना. तो बहुत सारी दफ़ा हमारे पास बच्चे काफ़ी बड़ी एज में आते हैं और पता चलता है उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट है. दूसरा कुछ अगर कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर सिर्फ बोल नहीं रहा, बाकी सब कुछ सही है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बूढ़े हमारे घर के जो पैदा हुए बच्चों में पहचान लेते हैं कि जो ज़बान का जो तालु है वो ही जुड़ा हुआ है. तो वो स्पेसिफिक स्पीच डिले के साथ आते हैं. वो बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है. अगर अर्लियर पिक हो जाए तो आपको सिर्फ क्लिनिक में जाके वो कट कराना पड़ता है. अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल नीलम आपसे पूछूंगी कि एक आम बच्चा है, अब जैसे आपने कहा कि ग्राफ होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, स्कूल ने बोला कि ये पीछे रह गया है, ये नहीं पढ़ाई अच्छी कर रहा है, पेरेंट्स सबसे पहले किसके पास जाए और क्या ग्राफ होगा, किधर किधर जाना है, कैसे कैसे जाना है? एक आम पेरेंट जिसने कभी ऐसा नहीं किया, उसको करना है, वो कैसे शुरुआत करेगा? देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रुजू करना है. वो एक प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, वो आपको रेफ़र करेंगे किसी पीडियाट्रिशियन की तरफ, ताकि मेडिकली हमें सबसे पहले रूल आउट करना है कि मेडिकली बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही है, ये तो हो गया नंबर 1. फिर मेडिकली बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके सारे टेस्ट्स होंगे. वो देखेंगे कि वो पढ़ाई में कैसे हैं, वो देखेंगे पढ़ाई के अलावा वो घर में कैसे हैं. क्या वो जो बच्चा है सिर्फ स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा, या घर पे भी जब बच्चे बाकी खेल रहे हैं, अम्मी आवाज़ दे रही है, अम्मी काम दे रही है, तब भी वो बच्चा जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है. और सब इसे हम कहते हैं IQ टेस्टिंग, कि बच्चे की जो जहनी उम्र है क्या वो उसकी जिस्मानी उम्र से मैच करती है या पीछे है. अगर मिसाल के तौर पे उसका IQ भी ठीक आ गया, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है. हाँ. अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो पढ़ाई में स्ट्रगल क्यों कर रहा है. हाँ. और हम जो लर्नर स्पेशलिस्ट है, लर्निंग डिफिकल्टीज के स्पेशलिस्ट हैं, हाँ. उनकी तरफ हम थर्ड स्टेप लेकर रेफर करेंगे, ताकि वो पता लगा सकें कि यानी जैसे अगर वो रीड जाएगा तो आप भेजेंगे उसे? बिल्कुल बिल्कुल. वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ से रेफरल आता है कि बच्चा जो है बाकी चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में उसको स्पेसिफिकली डिफिकल्टी हो रही है, तो वो देखेंगे कि इंग्लिश में डिफिकल्टी आ रही है, मैथ्स में क्या आ रही है. आप एनालाइज कर पाएंगे कि उसे ADHD है, 100% ADD है या डिस्लेक्सिया है? देखिए, ADHD, ऑटिज्म, ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि ये आपकी शुरुआत के सालों में 3, 4, 5 की एज में जो हैं ये सारे अलामात इसके आने लगते हैं. तो वेदर उस बच्चे को ADHD है, ADD है, ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, या लर्निंग में वो स्ट्रगल कर रहा है, इन पांचों में से वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जब हमें पता चल जाए. एनालाइज करके बताएंगी. असेसमेंट का जो मकसद होता है, टेस्टिंग का जो मकसद, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ना, इसके एक एंड पे ऑटिज्म है जिसमें बिल्कुल म्यूटिज्म है, बच्चा बिल्कुल म्यूट होता है, और दूसरे एंड पे जो है ADHD है. तो द चाइल्ड कैन लाइन बिटवीन स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट फॉर ईच वन. तो ऑटिज्म में माइल्ड होता है और ऑटिज्म में सिवियर होता है, एंड सेम विद ADD एंड डिस्लेक्सिया, ऑल ऑफ दैट. तो हमारे पास जो बच्चे माइल्ड होता है और क्या होता है, मतलब माइल्ड होता है, मतलब नहीं, हल्का, बहुत कम, नहीं, लाइक ऑटिज्म में हर चीज Autism में. में, देखिए, हर चीज में. जब भी कोई मुझे मसला, ऑटिज्म और इन सब के बीच का देखिए ये सारे difference नहीं अलग पता अलग चलता. देखिए ये सारे ये अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का काम है, क्योंकि ये तशखीस करना मुश्किल काम होता है ना. एक बहुत लंबा सा इंटरव्यूइंग होती है, उसके बाद वो हर चीज़ में वो उसको रूल आउट करते हैं. हमारे पास आते हैं, हाँ. दे हैव डिफरेंट रेंजेस. वी कैन डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया लर्निंग में लर्निंग डिफिकल्टी, लैंग्वेज लर्निंग स्पेसिफिकली. और हम जब टेस्ट करते हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजिस्ट करेगी टेस्ट, तो उसको पता चलता है कि वो इज दिस स्टूडेंट वो ज़्यादा सुनने में बेहतर है या वो लर्न करता है देख कर चीज़ें. फिर इस हिसाब से हम
اس کی آپ پڑھائی سمجھا پائیں مجھے گی اردو میں بیچاری ایک بولا عام ماں جو ہے وہ ایسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے اپنے بچے کو کہ اس کو ڈسلیکسیا ہے یا ضروری نہیں ہوتا کہ اسکرینس آف کورس اسکریننگ سے آپ کو ایکسٹرا پتہ لگتا ہے کہ واقعی پرابلم ہے, بٹ ایک گھر میں ماں آئیڈینٹیفائی ایسے کر سکتی ہے کہ اس کا ایک 6 ایئر اولڈ جو کہ پچھلے 2 سال سے اسکول میں جا رہا ہے اور اس کا ایک 4 ایئر اولڈ جس نے ابھی اسکول شروع کیا ہے اینڈ ان 3 months ٹائم وہ اس سے بہتر پڑھنے لگا ہے جو کہ ایک 6 ایئر اولڈ پڑھ رہا تھا. تو ایک عام ماں جو ہے اس چیز کو گھنٹی بجے گی ایگزیکٹلی شی کین آلویز آئیڈینٹیفائی دیٹ دیر از سم پرابلم گوئنگ آن. پر ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے 2 بچوں کو کمپیئر نہیں کریں, بٹ ماں تو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے نا کہ یہ تو 2 سال سے اسکول جا رہا تھا اور میرا دوسرا بچہ ابھی 3 مہینے سے جانا شروع ہوا اینڈ وہ بہتر پک کر رہا ہے, بہتر چیز کو لرن کر رہا ہے, جلدی پک کرتا ہے, اس کا میموری اس کی بہتر ہے. میرا بڑا بیٹا گھر پہ آتا ہے, وہ جو یاد کر کے آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے, اس کو مجھے دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی ندا کہ جس طرح کہ ایک مووی تھی تارے زمین پر, تو وہاں پہ جو وہ عامر خان ہے اس نے یہ بھی ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ڈسلیکسیا جو ہے وہ ایک ایگزامپل آف اے ڈسلیکسک جو بہت پاپولر ہے دنیا میں از ابھیشیک بچن, ٹھیک ہے نا. ابھیشیک بچن ڈسلیکسک تھے, ان کو ایک ایک لینگویج کی لرننگ تھوڑی سی ڈسیبلٹی تھی, ہلکی سی. مطلب ڈسلیکسک ڈز ناٹ مین کہ آپ جو ہے نا آگے دنیا میں بڑھ نہیں سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. ADD جو ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, اس میں بھی جو ہے آپ کو ہلکا سا تھوڑا بہت نرچرنگ چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی آپ کو فوکس چاہیے ہوتا ہے, یا تو کسی ٹیچر سے یا تو پیرنٹ سے, تو آپ وہ سنبھل جاتا ہے بچہ. ADHD میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اگر ماں نہیں دے سکتی ہے, باپ نہیں دے سکتا ہے, تو اگین ریمیڈیل آ جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ صرف چھوٹے بچوں میں پایا جاتا ہے؟ ہاں صرف چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ کی چھوٹی ایج میں ڈائگنوز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی عمر تک کنٹینیو رہے اگر اس چیز کو آپ نے سنبھالا نہیں. ڈسلیکسک جو ہے وہ آپ پوری زندگی ڈسلیکسک رہتے. آٹزم جو ہے اس کے اندر آپ کو بولنا, بچہ بولتا نہیں ہے, وہ بول نہیں پا رہا ہے. یہ نہیں کہ جی وہ چھوٹی عمر 1-1.5 سال کی عمر میں نہیں, it has to be till at least 3 years that the child is not able to speak properly. وہ نہ بول پا رہا ہے, نہ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کی وہ مینٹل فرسٹریشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیٹے, ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہرٹ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ مکے دیواروں میں مارے, ہو سکتا اس قسم کی ایک وہ فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے بیکاز وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے نا, جو بھی وہ بچہ ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ظاہر ہے ایک ماں ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو بچے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی. تو آٹزم جو ہے وہ سب سے زیادہ آئی وڈ سے کہ تھوڑا سا سیویئر لیول پہ ہے. جو ADD which is only attention deficit disorder, that is like kind of mild. آپ کو اس کی اٹینشن کو کس طریقے سے آپ اس کو لائک جس طرح ان کے پاس جو بکس ہیں یا ان کے پاس جو ورک شیٹس وغیرہ ہیں, جو طریقہ کار ہے, جیسے اس نے کہا کہ جی آپ اگر ایسے نہیں ہے تو آپ ویسے اس کو کراؤ, وہ بچہ سنبھل جاتا ہے. تو لیکن یہ چیز اگر ایک ماں یا باپ, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ میں انفارچونیٹلی صرف ماں کو ریسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گی, ماں اور باپ دونوں ایز پیرنٹس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچے, کیونکہ آپ کا بچہ ہے, آپ کو ایک بچے کو سوشلی رسپانسبل اڈلٹ ہیومن بینگ اس دنیا میں آپ کو چھوڑنا ہے. اگر آپ کو نہیں جو ہے وہ پرواہ کیجیے آپ کا بچہ آگے زندگی میں کیا کرے گا, تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو, جیسے اپنے حال پہ چھوڑنا ہے چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ ان ٹیون ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ کا بچہ جو ہے وہ زندگی میں کیا کر رہا ہے, گھر میں کیا کر رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, اس کے دوستوں کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہے, وہ ایز اے پیرنٹ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. پھر ہی جو ہے وہ آپ کی ساری رسپانسبلٹیز لیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پیرنٹس کی دنیا میں اپروچ ایسی ہے کہ ہاں یار چھوڑو جی, مجھے تو بچے کو پڑھانا لکھانا نہیں ہے, میرا بچہ آگے جا کے بزنس کرے گا. ٹھیک ہے یار, ہمارا خاندانی اگر اس کی زندگی کا مقصد ہی جو وہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا کہہ رہی ہیں؟ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچوں کچھ
थोड़ी सी लर्निंग डिफ़िकल्टी या कुछ भी शो कर रहे होते हैं तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि खुद ही ठीक हो जाएगा, उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। उम्र के साथ ठीक नहीं होता, बढ़ता है बिकॉज एकेडमिकली ग्रेड 2 तक तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है, ग्रेड 3 इज़ अ ह्यूज जंप। ओके और फिर पेरेंट्स बहुत परेशान, खुद से ठीक नहीं होता जब तक बच्चे की सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो यू नीड टू इंटरवीन जल्दी, जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, जितना अर्ली इस चीज़ का नोटिस लेंगे, जितना अर्ली इस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे। और वही बात कि ये डोंट थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड या उसको कोई गॉड फॉरबिड कोई मेंटल डिसऑर्डर, इट इज़ नथिंग। सम एक्स्ट्रा हेल्प और सही टाइम पे इंटरवेंशन, सही टाइम पे काम करना बच्चे के ऊपर, इट डज वंडर्स, बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मुझे ब्रेक के दौरान बता रही थी कि जो हम क्लास जंप कराने की बात कर रहे थे या क्लास रिपीट कराने की बात कर रहे थे, मैंने तो जी मेरा रीड के साथ 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो इस बहुत से केस में आते हैं कि जी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब समर्स में भी हमने बच्चे लिए जो कि प्रमोट नहीं हो रहे थे और इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। पेरेंट्स पे तो मैंने नहीं देखा, बट एक 4-5 साल का बच्चा जो है वो अपने इमोशंस मुझे कन्वे कर रहा था एज अ टीचर, बिकॉज एज अ टीचर वी क्रिएट अ लॉट ऑफ बॉन्ड और हमारा जो मेन फोकस वो बॉन्डिंग होता है बच्चे के साथ पहले। तो बच्चा एज अ 4-5 साल का बच्चा मुझे कन्वे करता है कि मुझे प्रमोट नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन इफ़ आई विल नॉट बी प्रमोटेड, मेरे फ्रेंड्स चले जाएंगे। तो मैंने तो बच्चों को बहुत इस चीज़ पे सफ़र करते देखा है, यू नो। तो क्या करें फिर पेरेंट्स? क्या यही अगर मैंने आपको यही बताया कि रीड पे बच्चे आए। मैं अपना पर्सनल तजर्बा ही आपसे शेयर कर सकती हूँ। रीड पे बच्चे आए और उन्होंने यही फोकस किया, मेन स्ट्रीम स्कूल से थे एंड द चाइल्ड वरंट कोपिंग अप एंड समर में उन्होंने हमारे साथ डलवाया एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड द स्कूल सेड कि जी हम समर के बाद वी विल गोना टेस्ट योर चाइल्ड और उसके बाद वी विल लेट यू नो कि हम प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड इतना डिफरेंस आया बच्चों में दैट दे वर प्रमोटेड टू ग्रेड 1। ओके सो दिस इज अ मच बेटर आइडिया कि वो जो समर वेकेशंस आती है, आजकल तो 2 से 2.5 महीने की समर वेकेशंस होती है, उसको यूटिलाइज करें बजाय पूरा साल बच्चे का रिपीट कराने में। उन 2.5 महीने छुट्टियों पे ले जाने के बजाय बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम किया जाए, उन्हें स्पेशल अटेंशन दी जाए ताकि वो आगे आने वाली क्लास के साथ कोप कर सकें। सो दिस इज़ अ मच बेटर आइडिया कि उनके दोस्त भी नहीं उनसे छूटेंगे, स्कूल भी चेंज नहीं होगा, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको भी ठेस नहीं लगेगी। कुछ पेरेंट्स ये भी समझते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में कुछ बच्चे बहुत प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स की जी इंग्लिश, बट जब पढ़ने पे आते हैं वही बच्चे तो they have huge problem. Reading and difficult writing is a huge problem. Writing तो advanced के लिए बहुत English रीडिंग एंड राइटिंग टेक्निक्स क्या है बच्चे की बेहतर करने की, आप लोगों से हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सो डिस्कशन हो रही है हमारी कि हम आपके बच्चे की हेल्प कैसे कर सकें आपके साथ मिलकर। आज की सुबह हमने ये कोशिश की है और बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये लिंक दिया था कि हम आपको हेल्प कर सकेंगे कि आपको अपने बच्चे की हेल्प कैसे करनी है घर पर, बाकी तो टीचर्स करेंगी। और जैसे कि कहा कि सही वक्त पर अगर हम जड़ पकड़ लेंगे तो आगे चल के उनको बहुत मदद होगी और वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी वो उनको आगे चल के उतनी नहीं करनी पड़ेगी। रीडिंग, राइटिंग, डिस्लेक्सिया में मेरा ख्याल से यही होता है कि डिफरेंसेस होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं आम बच्चों के हिसाब से। पढ़ने में मुश्किलात होती हैं, कोई बच्चे सुन के ज़्यादा सीखते हैं, कोई बच्चे देख के दे लुक एट थिंग्स एंड फिर वो ज़्यादा सीखते हैं। वो जो मेमोरी होती है किनेटिक मेमोरी है ना, वो वाली चीज़ें, ऑडिटरी लर्नर्स, यानी कि सुन के वो जो है कुछ बच्चे देख के बेहतर लर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा मेमोराइज हो जाता है। बिल्कुल, कुछ बच्चे कुछ लोग सुन के जिस तरह बच्चों को पोएम्स पढ़ाई जाती हैं क्लासेस में, बार बार गाने हम, ताकि वो बच्चा जो सुन के लर्न करता है वो बेहतर तरीके और हर कोई अलग अलग होता है, हर बच्चे का और क्या होता है मेमोरी। और तीसरा स्टाइल ये होता है कि बच्चे लिख कर बेहतर याद करें। आप देखेंगे कि इंटर की पढ़ाई के वक्त आप देखेंगे कुछ बच्चे जो नोट्स भर रहे होते हैं उनको बेहतर याद होता है लिख कर। और चौथा जो होता है जिसे काइनेस्थेटिक, कि वो खुद एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करेंगे. जब आपको बताया जाएगा एक कॉन्सेप्ट, वो कुछ बच्चे होंगे जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं कि जब तक वो दिमाग में करेंगे रह नहीं, जाएगी. बिल्कुल, जब तक वो एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करेंगे तब तक उन्हें लर्न नहीं होगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाइल कौन सा है. याद सबसे होता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें किससे स्टोर हो जाती हैं. ये खुद भी बच्चे एनालाइज कर सकते हैं. आपकी पेरेंट्स जो हैं वो बेहतर एनालाइज कर सकते हैं. बच्चों पे जैसे मुझे आप बुढ़ापे में जाके पता चला, अच्छा तो मुझे इससे ज़्यादा I'll add on कि डॉक्टर नीलम ने जो कहा है कि हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं. उनके सामने आप पूरी बास्केट रख दें और वो आपको अच्छा, वो शायद राइटिंग में उस टाइम ना अच्छा हो, पर वो उससे कुछ ना कुछ बना देंगे, कुछ ना. तो इतना उनको इतना क्रिएटिव होते हैं, टेक्निकल होते हैं. अब रीडिंग का भी है उनके लिए. कुछ बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है, तो कुछ उनको सॉफ्ट रीडिंग कॉर्नर बनाएं जिसमें कि वो जाके वहाँ दिल फाइंड इट अ गुड प्लेस कि अच्छा यहाँ बैठ के मैं आराम से पढ़ सकता हूँ. आप उसके साथ खुद बैठें. बीइंग अ मदर ऑल्सो कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम, नॉट क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, 10 मिनट्स रात का कोई एक टाइम सेट कर लें कि जहाँ आप उसमें उसको पिक्चर रीडिंग कराएं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हैं रीडिंग कॉर्नर डेवलप कर दें. एग्जैक्टली, एक रीडिंग कॉर्नर होगा, उसको पता होगा कि अच्छा अभी मम्मा और मैं यहाँ बैठ के रीडिंग करेंगे. ये तो होगी जरा अमीर बच्चों की बात. अच्छा, नहीं, रीडिंग कॉर्नर नॉर्मल बच्चे जिनके बच्चों में भी कर सकते हैं ना. उर्दू में, इंग्लिश में बेड टाइम स्टोरी सुना दें और फिर क्वेश्चन भी पूछ कितने साल तक बेड टाइम स्टोरी सुनाएं? ये कुछ क्राइटेरिया है. यार एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखो किताबें, आई अंडरस्टैंड, मैं अपनी खुद बच्चों में बहुत ज़्यादा मैं किताबों का पढ़ने का बहुत ज़्यादा करती हूँ. जिस तरह इन्होंने कहा कि जी लर्निंग आप देखने से भी सुनने से भी आप करते, ठीक है ना. अब हर एक के पास स्मार्टफोन भी है. यूट्यूब के ऊपर अगर आप जो है वो ऐसी लाइक सर्च करें कि लाइक स्टोरी बुक्स, लाइक कोई भी स्टोरी बुक, लाइक बच्चों की किड्स स्टोरी बुक्स, वो आपको प्रॉपर किताब पलटने वाली वीडियोस जो हैं जिसके अंदर लिखा हुआ भी है और सुनने वाली भी चीज़ है, वो आप यूट्यूब पे अगर आप खुद नहीं सुन सकते हैं, खुद नहीं पढ़ सकते हैं उसको सही तरीके से, इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है मतलब कि किताब खोलें और करें. आप शुरू में आप बच्चे को आदत डाल सकते हैं. अगर उसको इतनी गैजेट की भी आदत है, आप YouTube पे भी जो है वो उसको किताबें पढ़ा सकते हैं. सुनाती थी कहानियाँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस के, अपनी कोई भी कहानी सुनाते हैं, फिर बच्चे से सवाल पूछे दैट व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग कि भी अगर वो रीडिंग वाली चीज़ है ना, रीडिंग वाली चीज़ है तो बच्चा खुद भी जो है वो यूट्यूब पे कर सकता है. किताबें आप उसको कर सकते हैं कि जो आप वो देखे भी और वो सुने भी. अच्छा, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल ने कहा था कि जब जो बच्चे की हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की, तो कहते थे उससे कोई सवाल नहीं करो, बस सुनाओ और बार बार मतलब भी नहीं पूछो. वो रीड करता जाएगा, उसकी आदत जब डेवलप हो जाएगी तो वो सो नहीं सकता बगैर रीड, यानी कहानी सुने बगैर या पढ़े बगैर. आप देखिए कुछ लोग होते हैं उनको रात को सोने से पहले बुक्स रीड करने की आदत होती है और वो एक हैबिट डेवलप होती है एक सर्टेन एज में. उसी से उनको नहीं सो सकते, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में होंगे, उनको कुछ मिनट पढ़ना है और फिर उनको नींद आती है. अच्छा, वीडियोस का बहुत अच्छी बात की. वीडियोस आजकल जो बड़ी मज़े की वीडियोस हैं, उसमें पूरी बुक्स भी हैं और उसके एंड में फिर क्विजेस भी हैं. हाँ, तो वो क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा मतलब वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जब वो सुन भी लेता है पूरी तरीके से, देख भी लेता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम वो लिखेगा नहीं, लेकिन फिर वो उसको बताएगा तो ऑब्वियसली वो रिटेन कर रहा है. और वो जी एग्जैक्टली, और फिर वो रिटेन कर रहा है उस नॉलेज को. वो लंबा टाइम उसके पास रहेगी वो नॉलेज, क्योंकि उसने देखा भी, उसने सुना भी, और एंड में जब वो उससे क्विज होगा तो उसमें फिर वो रिवॉर्ड सॉर्ट आप उसको. अच्छा, आपकी बातों से जो मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि अगर उसको पढ़ने लिखने में डिफिकल्टी है तो सबसे पहले घर में हम जो उसको बोरिंग चीज़ लगती है किताब, उससे हटकर हम स्मार्टफोन या आईपैड जो भी उसके पास मौजूद है या उसके नहीं है तो अम्मा के पास मौजूद है, हम उसको वहाँ से शुरुआत करें ताकि हम इंटरेस्टिंग बनाएं. मैथ्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, कुछ भी गाड़ियाँ हो सकती है. जैसे आजकल बच्चों को गेम्स पसंद है, उस गेम से रिलेटेड कहेंगे पढ़ो. एकेडमिक रिसर्च भी आती है गेम कैसे बनाए. मेरे पास अब एकेडमिक गेम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जिस तरह मेरा भांजा है वो ABCD पूरी अपने आईपैड पे सीख रहा है, क्योंकि ऊपर से ABCD आ रहा है, उसको क्लिक करना है, एक के बाद क्या आएगा तो वो बलून पॉप. इसी तरह की फालतू चीज अवेलेबल है ऑनलाइन.
you know, आपके puzzles हैं, puzzles को भी वो puzzles अब उन्होंने picture दी हुई है, अब आप different puzzles हैं, वो पूरे फैले हुए हैं, scattered हुए हैं, अब आप उनको puzzles को join करना है, तो वो फिर खुद वो बच्चा join कर रहा है, तो obviously फिर आप उसको actual, उसके बाद में लगता है step 2 ये है कि आप उसको फिर actual puzzle दें, तो उसको मजा आएगा कि वो hands on activity भी कर रहा है. Yes, I was about to say the same thing. So much screen time you have to time get is not I mean, good. I understand Yes. modern world, मगर थोड़ा सा combination Try होना to चाहिए keep ना the screen things time. physical. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसको दोगे, वही चीज़ें iPad और मोबाइल पे करवाओगे, तो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज एग्रीवेट हो सकती हैं. म्यूटिज्म अगर है, रीडिंग प्रॉब्लम है, वर्बल प्रॉब्लम है, एक जो स्पीच डिले का स्पेसिफिक कॉज है, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ स्पीच डिले, जिसको हम कहते हैं देर से बच्चा बोल रहा है, इज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम. बच्चा उनके जो सारे गेम्स हैं ना, दे ऑल आर म्यूट. तो लेकिन इसी को मैंने यही कहा कि अगर आप पजल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप पजल आपने उसको 5 मिनट्स का उसमें स्क्रीन टाइम, उसके बाद आप उसका एक्चुअल जो पजल्स हैं वो आप अच्छा एक और बात जो स्कूल से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल हमारे ज़माने में या मेरे जो बड़े बच्चे हैं उनके ज़माने में राइटिंग पे कि अच्छी राइटिंग हो, नीट हो, सब लिखा हुआ, सब उस पर बड़ा फोकस किया जाता था. लेकिन अब मैं अपने बच्चे का ज़माना देखती हूँ तो वो राइटिंग पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अब जो मेरे बड़े बच्चे हैं बड़े क्लासेस में वो टाइप करते हैं, तो टाइपिंग का ज़माना है. तो क्या मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की वो राइटिंग नहीं है जो अब है, जो मेरे दूसरे बच्चों की थी. तो मैं क्या करूँ एज़मा, क्या मैं राइटिंग पे फोकस करूँ या मैं उसकी इंटेलेक्ट पे फोकस करूँ? वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. बट अब हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, दुनिया डिजिटल हो गई है, वी आर गोइंग पेपरलेस, एनवायरमेंटली भी अच्छा है. दैट इज अनदर थिंग ना, मगर वो ग्रोन अप किड्स हैं. So वो जो writing यंग गलती है, कहते हैं कीड़े एज मकोड़े पे इशू है, यंग एज पे दे शुड नो हाउ टू उसकी फाइन मोटर. मैं स्कूल का पूछती हूँ ना, बट स्कूल क्या एटलीस्ट कहते हैं? फॉर्मेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना. लाइक ये इतना मैं बड़ा आपसे बड़ा जो पूछना, लेटर है, इतने बड़े बड़े लेटर्स बच्चे लिखते हैं, तो हम रीच पे इनकरेज करते हैं, फोकस करते हैं, उनकी आई मीन टेक्निक्स बताते हैं कि उनकी राइटिंग बेहतर हो. मतलब कुछ कभी तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज इट विल नॉट कभी तो जिंदगी में लिखना पड़ेगा. तो वो इतना आपकी पर्सनालिटी नुमाया होती है राइटिंग से. मुझे मतलब मैंने जब प्रोग्राम्स की तो मुझे कहा गया कि आप राइटिंग से एनालाइज कर सकते हैं पर्सनालिटी कैसी है. मेसी है राइटिंग तो आप मेसी होंगे. आई डोंट नो, बट कुछ लोगों ने कहा है. क्या है कि स्कूल्स कहते हैं कि इसने पेंसिल यूं पकड़ा हुआ है या इस तरह पकड़ा हुआ है, तो हम साइज डेफिनेटली वी टेल द चाइल्ड कि साइज इन द लेटर्स इज वन थिंग, मगर जैसे भी पेंसिल वो जैसे कंफर्टेबल है. लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, राइट हैंड में, प्लीज आई लेट यू स्पीक. ऑलराइट, द थिंग इज देखें, ठीक है वी विल गो पेपरलेस, वो एक टाइम आएगा, अभी नहीं है. अभी बच्चे ने जाके एग्जामिनेशन हॉल में हाथ से ही लिखना है. आप इस चीज़ को नहीं वो कर सकते. एक गिवन टाइम में उसने 350 या 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है. अब और वो अभी तक हम इतने पेपरलेस नहीं हुए हैं. एंड आई गेस दे विल बी अ टाइम व्हेन विल बी. सो बेसिकली जस्ट टेलिंग देम कि कंसाइज लिखना है. ये नहीं कि जैसे एक ज़माना था ना, कुछ भी लिख दिया, लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, which is not making sense. एंड कर्सिव वाला दौर भी चला गया है. नाउ नोबडी वांट्स कर्सिव राइटिंग. बच्चा लिखे, अब उसकी मर्जी है. जैसे कुछ बस लिखी भी समझ आए, टीचर पढ़ पाए. हाँ, इतनी फॉर्मेशन तो होगा कि जो बच्चे ने लिखा है प्रेजेंटेबल तो हो राइटिंग, कि उसको लाइंस का पता हो कि मुझे लाइन, मतलब ये भी नहीं कि वो अगर 4 लाइन है और उसमें वो कैपिटल ए बना रहा है तो इतना बड़ा नहीं, उसको इतना पता हो कि अच्छा मुझे ये लाइन है, मेरे यहाँ तक मुझे इस लाइन से मुझे राइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा दूसरा सवाल, ये राइटिंग से जो एक चीज होती है आपकी, वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी राइटिंग से भी डिटेक्ट होती है. अगर वो बच्चा जो है वो कॉन्स्टेंटली बी को जो है बी लिख रहा है, लिखे जा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली उल्टा ही लिखे जा रहा है, उल्टा लिख रहा है, कॉन्स्टेंटली उल्टा लिखे जा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है. राइटिंग पैटर्न्स आई वुड लाइक मिस्टेक आई वुड लाइक टू ऐड कि बी और डी तो हम बहुत से बड़े इवन बच्चे डब्ल्यू और एम को उल्टा, जी और डब्ल्यू का भी सॉरी टू कट. मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए और मुझे मेमोरी, कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी तेज होती है और कुछ लोगों की ऐसी होती है एग्जाम में जाते हैं बिल्कुल भूल गए. मेमोरी पे क्या करूं? सबसे पहले डॉक्टर के पास आऊंगी. क्या इससे मेडिकल का कोई ताल्लुक है? जो वो खाना खा रहे हैं, जो वो खुराक ले रहे हैं, क्या उनकी मेमोरी उससे मुतासिर होती है? बिल्कुल, आपकी डाइट का काफ़ी रोल है. आपकी डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज का रोल है डाइट पे. ईटिंग हेल्दी मेमोरी बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए डाइट में?
कौन सा विटामिन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसमें सारे विटामिन हो. ये बादाम खिलाने वाला क्या कॉन्सेप्ट है? बादाम इज रिच सोर्स ऑफ ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना, तो वो दैट इज वेरी गुड. हमारा ये मिथ है ना कि 6 बादाम खिला दो. नहीं है 6-7 तो नहीं, बट बादाम इज वेरी गुड. सुबह निहार में बादाम खाने से बिल्कुल दिमाग तेज होता है. रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स ना, आपको सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. दूसरा हेल्दी हैबिट्स. नींद पूरी करें. एग्जाम अगर है, नींद खराब होती है तो भी मेमोरी वीक होती है. बिल्कुल, आपको सुबह याद ही नहीं आएगा. यू वोंट बी एबल टू प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें. प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें. ये जो सॉसेजेस, नगेट्स, फ्रोजन आइटम्स, they interact with your brain and sugar as well. हम लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर पे कहते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन विद हाइपर डिसऑर्डर ADHD, चॉकलेट, हाई शुगर की जो खाने होते हैं वो बच्चे को कम देने चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि ज़्यादा उनको ADHD डायग्नोज हुआ होता है, वो इवन मेडिकेशन पे क्या लेवल्स होते हैं इसके? बिल्कुल इसके लेवल्स दे आर इवन ऑन मेडिकेशन. और फिर जब आप उनको मेडिकेशन पे होते हैं जस्ट टू कंट्रोल देयर हाइपरनेस एंड उनके मेमोरी को और उनके कंसंट्रेशन को, तो उन बच्चों को हम खुद रिकमेंड करते हैं. इवन पेरेंट्स आर वेरी वेरी कंसर्न कि जी चॉकलेट नहीं देनी आपने एज ए टीचर, आपने उसको बिस्किट नहीं देना बिल्कुल, बिकॉज चिल्ड्रन कम टू अस कि हम एज ए रिवॉर्ड उनको कोई ऐसी स्वीट चीज़ दे दें. सो वी आर टोल्ड, हम खुद भी बहुत है, हम खुद भी बहुत कैफिनेटेड ड्रिंक्स. एंड यू कैन एक्चुअली सी अ डिफरेंस इन अ चाइल्ड. व्हेन अ चाइल्ड, मेरे पास बच्चे आते हैं वीकेंड्स पे, जब फ्राइडे को क्लास है तो मम्मी इज़ रिवॉर्डिंग द चाइल्ड विद अ चॉकलेट, एंड यू कैन एक्चुअली सी अ डिफरेंस that why they buy them, and the children even know this. Okay. I ate lot क्या of हम ये sugar. खाएंगे तो ये होगा. अच्छा, मेमोरी की मैं बात करी थी कि बच्चे भूल जाते हैं. स्कूल के रेफरेंस से आप लोग एज अ टीचर ऑल्सो एंड एज अ मदर ऑल्सो आप बच्चों से सवाल करें कि यू नो, जैसे लेट्स सपोज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, कहीं से वापस आए हैं तो अम्मी ने पूछा फलाने ने क्या पहना हुआ था याद है, या आप उनसे सवाल करें ताकि उनका, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज पे है. सो ये रिटेंशन भी, फिर उसको उन्हें कुछ ऐसे आप जैसे 3-4 प्लेट्स दे दी, फिर आपने उन्हें बोला कि अब प्लेट्स को सही से जो है रखो. कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स घर में जो उनके फोकस को, उनके अटेंशन स्पैन को, उनकी मेमोरी को लर्निंग एग्जैक्टली डेवलप करें. एक चीज़ याद करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़, यू गिव देम स्मॉल हिंट्स. एग्जैक्टली जैसे इंस्ट्रक्शंस छोटे हैं तो इंस्ट्रक्शंस भी छोटे छोटे उनको इंस्ट्रक्शंस दें. अच्छा ये उठा के यहाँ रख दो, तो वो फिर उसको एक हैबिट डेवलप होती जाएगी. अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं एंड में, आई थिंक अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो मैं एक चीज़ एंड में ऐड ये करना चाहूँगी कि देखिए, अब कंटेंट जो है ना, हमारी दुनिया में कंटेंट जो है, ख़ास तौर पे डिजिटल कंटेंट से हम बम्बार्ड हो रहे हैं. बच्चों के दिमाग पे ओवरलोड है, ठीक है ना. तो इतना ज़्यादा कंटेंट है, वो जो देख रहे हैं कि वो एट टाइम्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना. तो थोड़ा सा जिस तरह के स्क्रीन टाइम वाली चीज़ है, आप थोड़ा सा लाइक गैजेट्स को हटा के, थोड़ा सा अगर बच्चा बोर्ड भी है ना तो वो कहे कि हाँ जी बैठो, कुछ खुद से करो, लाइक कि एक वो डाउन टाइम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें मशीन्स भी जो है ना बर्न आउट हो जाती है, तो आपका दिमाग भी बर्न आउट हो जाता है. एंड अनदर थिंग अगेन, लास्ट में जो शुरू में मैंने चीज़ कही थी, कंसिस्टेंसी इज की, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि जी आप सोचें कि अगर आपके बच्चे में अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव कोई ऐसी कोई चीज़ है, या कोई और किस्म की चीज़, अगर कोई किसी किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है. अच्छा, ये बात रिपीट हो रही है. मैं आखिरी वक्तों में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो आपने बात समझाई है वो बेसिकली जैसे हम फौज में भेजते हैं बच्चे को और वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है. तो आपका कहने का मकसद ये है कि आपके बच्चे की मेमोरी आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको उसको बचपन से ही रेपिटेशन, केजी के बच्चों को ट्रेनिंग करनी है. हमने इस तरह पूछ के कि उन्होंने क्या कलर के कपड़े पहने थे, तुम्हें याद है? और बच्चों की मेमोरी माँ बाप से भी ज्यादा तेज होती है. केजी के बच्चे पूरा नेशनल एंथम क्यों गा रहे हैं? Repetition रोज सुन रहे हैं. कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक आप बच्चों को 6 अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, क्योंकि उस 6 साल की मेमोरी वाले बच्चे की ज्यादा आप मोल्ड कर सकते हो बच्चे को, मोल्डेबल एट दैट टाइम.
उनको reinforce करते रहें, उनको जब भी कुछ करें reinforce करें, उनसे And बात करें, बार-बार खुद ही होता है। consistency and positivity, मतलब कि and regularity, And patience. discipline, patience, you know, ये सारी चीजें माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Again मैं सिर्फ माँ नहीं कहूँगी, माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है. दोनों का साथ में एक वन पेज पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि दोनों को ही जो है मिलकर उस बच्चे को बढ़ाना है, you know, और इस दुनिया में भेजना है. तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और दोनों की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. तो जब ही जो है और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि जी ये चीज़ हमने करनी है और टुगेदरनेस ये यू नो वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बच्चा जो है ना वो बिखर जाता है. तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी में सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके ही काम करेंगे तो वो वेदर इट्स फैमिली इंस्टीट्यूशन, इट्स स्कूल इंस्टीट्यूशन, जितने भी हैं वर्क प्लेस है, वो सब इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यू कैन ग्रूम अ चाइल्ड. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका. जितनी मैं निचोड़ सकती थी आप लोगों को मैंने निचोड़ लिया और सारी अपने सवालात के जवाब लिए. लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो आप सवाल करें, मैं एक और प्रोग्राम इसी तरह का लेकर आऊँगी आपके लिए अगर ज़रा सी भी कहीं कन्फ्यूजन है. थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी एफर्ट का, मदर्स की हेल्प करने का, क्योंकि हस्बैंड्स तो इस वक्त गए हुए होंगे ऑफिस. लेकिन अगर देख रहे हैं तो जैसे नादिया ने कहा, इट्स अ टीम वर्क. खाली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की एजुकेशन को लेकर. छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो बहुत हो गई जी माँ की, बच्चों की पढ़ाइयों की बातें. माँ की ब्यूटी की बात भी कर लें और बाप की ब्यूटी भी. हाँ भाई ज़रूरी है. अम्मा बात छत बच्चों को आजकल बड़ा फ़ख्र होता है. सो हमारे साथ अमोर के CEO साहिल लोधी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं निदाब, ठीक हैं? कल ठीक. बहुत बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस कराने के में बड़ा मजा आता है एज होस्ट और एक्टर को. I like it. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. अच्छा निदा, अगर आप इजाज़त दें, कुछ चीज़ें नई हैं उनके बारे में बता दूं. लेकिन सबसे पहले ये ट्रेडिशन है और आप हमसे लोग ना एक्चुअली आपका नाम लेके कहते हैं कि आप जब भी निदा, हम किसी और शो पे ये नहीं प्रमोशंस नहीं देते हैं. तो वो मुझसे नाम लेके कहते हैं कि जब आप निदा के शो पे जाए ना तो आपने ये प्रमोशंस देनी है. अच्छा. आज भी हमारी ये प्रमोशंस तैयार हैं. अगर आप 4,000 से ज़्यादा का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये इयरिंग्स जो हैं ये फ्री मिलेंगे. ये ज्वेलरी जो है ये फ्री मिलेगी. कोई भी इसके अंदर हो सकता है सरप्राइज. और अगर आप 5,000 का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये जेड रोलर जो है ये एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. और इसके साथ साथ ये ज़बरदस्त किस्म की एक्सफोलिएशन का काम करता है. ये मिलेगा या वो मिलेगा, या वो मिलेगा. और ये 5,000 के ऑर्डर पे फ्री हैं. तो आप अभी नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं. अच्छा, आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्रो की. अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ खवातीन की बात करते हैं, मर्दों की कोई बात नहीं करते. तो ये आपके भाई के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, यू नो एनीवन, आपके बेटे के लिए ये ब्रो है. ये बियर्ड रीग्रोथ ऑयल है एंड इट इज़ रियली गुड, रियली इफेक्टिव, बहुत ज़बरदस्त है. सबसे बड़ी बात ये, हमने इसका साइज़ जो मार्केट के अंदर जो मिलते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं. ये क्या दाढ़ी पे लगाने वाले? जी दाढ़ी पे लगाने. क्योंकि देखिए दाढ़ी ना, और मूंछें सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड यही होती है, मूंछें दाढ़ी. आप नोट करें कि मैंने ये देखा है, पूरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी होगी, सब चीज़ों का ख्याल रखा होगा और सूखी सी मूंछें, सूखी सी दाढ़ी, बिल्कुल अजीब सी. तो ये बहुत ज़रूरी है आप लेकर आए. बहुत ज़रूरी. और दूसरी बात, अगर आपके पैचेस हैं तो वो फिल हो जाते हैं. तो ये बाल आ भी जाते हैं, इससे बाल मुलायम भी होते हैं, घने भी होते हैं. एंड यू नो बहुत प्रॉपर आपकी जो केयर होती है बियर्ड की वो होती है. बियर्ड एंड मुस्टैच ऑयल है एंड इट इज़ रियली गुड. ब्रो इसको कहते हैं. मार्केट के अंदर अगर आप ये लेने जाएंगे तो छोटी सी बॉटल भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, 1,400-1,500 की होती है. ये क्या इसका तरीका कार क्या होता है? कहीं आप बाहर जा रहे हो ऑफिस वगैरह तो एक सीरम की तरह लगाएं, रात को भी लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले लगा सकते हैं, शावर लेने से पहले लगा सकते हैं, उसके बाद लगा सकते हैं. देयर इज नो यू नो लगा हुआ छोड़ भी सकते हैं. जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं. किसी को शाइन चाहिए होती है ना. एब्सोल्युटली एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. मतलब ये आपको दिनों के अंदर असर दिखाती है. तो आप ब्रो को यूज करें एंड यू कैन ऑर्डर इट राइट नाउ. अभी इसकी प्रमोशन प्राइस है सिर्फ निदा के शो के लिए. तो उनसे कहिएगा मुझे ब्रो चाहिए एंड यूड बी एबल टू गेट दैट. तो आप कॉल कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं वेट लॉस की करना चाहता हूँ. बिकॉज अक्सर लोग ये कहते हैं, ये तो देखिए पतले से पतले जब आ रहे हैं हर हफ्ते हर महीने और वजन कटवा के. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने तो बोला आज मुझे 3-4 ये दे दें डब्बे. अच्छा जी. तो ये कर्व है जिसको मैं भी खाता हूँ, ड्रैप इनलिस्टेड है. और ये आपने दिन में सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है, ओनली 1 कैप्सूल. अच्छा, इसके साथ सबसे बड़ी बात ये, अब मैं आपको कल बताऊँ, रात को हमारी मीटिंग थी तो कुछ लोग आए हुए थे जिनके साथ मैं था रात को. तो हमने खाना खाया, खाने के बाद गुलाब जामुन खाएं, गुलाब जामुन के बाद बिस्किट्स खाएं. सीरियसली आई डू
तो आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप 1 किलो गुलाब जामुन खाने के बाद कहें कि साहिर भाई इट डजंट वर्क। ऐसा नहीं है, 1 किलो गुलाब जामुन नहीं खाने, फ्यू कपल ऑफ देम आप यू कैन हैव इट। मीठा भी खाइए, आप पास्ता भी खाइए, पाकिस्तानी खाने भी खाइए, जो आपको खाना है सब खाइए लेकिन मॉडरेशन के साथ। और आप इसके साथ सिर्फ शर्त एक है, आप कुछ भी खा के अपना वेट लूज कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है कि आपने पानी 16 ग्लास पीना है। 14 से 16 ग्लास आपने दिन में पानी पीना है। आपके जो ये हिस्सा है ये निकलता है यहाँ से, ये मेरा कोट में पहले नहीं हीट फैट निकल एग्जैक्टली हीट फैट निकल जाता है। काश हमारे मुल्क से भी निकल जाए, हीट फैट निकल जाता है। वो गोलियां असर नहीं करेंगी इसमें। अच्छा, तो ये कर्व आप इस्तेमाल कीजिए, उनसे अभी कहिए मुझे वेट लूज करना है। अच्छा, ये आपको महीने में 3 से 4 इंच ओवरऑल कम कर देता है। 3 और आपको विजिबल रिजल्ट्स नजर आते हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ हमारे पास भी डॉक्टर्स हैं, आपके अपने डॉक्टर हैं तो उनसे ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 100% ऑर्गेनिक है लेकिन इसके बावजूद आप उनसे मशवरा ज़रूर कर लें। ये आपके 3 से 4 इंचेस कम करेंगे और ओवरऑल फैट जो है वो रिड्यूस होता है। तो दिस इज़ रियली गुड। अच्छा, एक चीज़, अब सीजन शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जब सीजन शुरू होता है तो क्या क्या शादियों का सीजन एंड ऑल दैट, फेशियल्स बहुत कर, ये इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेशियल है जो हम आपको देते हैं और इट इज़ रियली गुड। ये इसकी पैकेजिंग भी अब नई हो गई है और न्यू इम्प्रूव्ड है ये। और आज महंगाई के ज़माने में जो सैलून आप नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरा खानदान जा रहा है सैलून। आप मुझे बताइए ब्राइटनिंग फेशियल या वाइटनिंग फेशियल कितने का होता है? डिपेंड करता है सैलून के हिसाब से। जब बहुत अच्छा सैलून होगा तो 9,000 से शुरू होता है। 9,000 से शुरू होता है। इतनी महंगी। Would you believe कि आप इस एक फेशियल किट के अंदर 8 से 10 फेशियल्स कर सकते हैं? वही तो मैं कह रही हूँ। और इंस्टेंटली 2 से 3 शेड यू गो लाइटर। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जब आप इसको खोलते हैं तो आपको ये मिलता है, एक थैंक यू कार्ड मिलता है, साथ साथ आपको ये मिलता है। इसके अंदर सारे स्टेप्स जो हैं वो दिए हैं। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, स्टेप 6 है। पता है मैं क्या कहती हूँ, जैसे कुछ लोगों को होता है कि अच्छा हम खुद नहीं कर सकते, तो इससे आसान तरीका ये है कि बहुत सारी घर में आने वाली जो है वो लड़कियाँ सैलून वाली, वो आपको नॉमिनल पैसे लेके सर्विस दे देती हैं, सामान आप अपना दे दें। और सामान आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है, इमेजिन करें कि 4,000 रुपीज़ के अंदर अगर आप अपना फेशियल करवा रहे हैं और 8 से 10 फेशियल आप 4,000 रुपीज़ में ले रहे हैं, तो और आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने घर के अंदर हैं एंड यू आर सेविंग मनी एंड टाइम। अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इसकी जो स्किन पॉलिश लगाते हैं तो उसका असर वैसे भी 3 से 4 दिन तो वैसे ही रहता है। सो दिस इज रियली गुड। ये आप जैसे ही लगाते हैं आपको 2 से 3 शेड आप ब्राइट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, दूसरी बात, मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन न्यूट्रल नो मेकअप किट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। 2 डिफरेंट टिंट्स के अंदर आती है और इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं इस सेंस के अंदर कि एक बेबी क्रीम हमने दी है, एक ग्लो सीरम दिया है। पहले आपने ग्लो सीरम अप्लाई करना है और इसके बाद आपने ये बेबी क्रीम लगा लेनी है और उसके बाद आपने ये टिंट लगाना है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक कि आप विद इन 5 मिनट्स में आप तैयार हो सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली गुड। ये न्यूट्रल नो मेकअप किट है अमोर की, सो यूज़ दिस ऑल्सो। अच्छा, इसके बाद हम बालों पे आते हैं। निदा, हमेशा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप अपने बालों को सेव करते हैं। भाई मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, मैंने आप ही के शो पे शेयर भी किया था कि मैंने निदा 20 साल फिनेस्ट्राइड से लेकर टॉपिकल सॉल्यूशन जितने हैं सब लगाएं। और एक वक्त ऐसा आया कि आप खाते खाते बेजार हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार अच्छा, उनका सबसे बड़ा मसला ये है जब तक आप खाते रहें तब तक आपके बाल रहते हैं, जब आप खाना बंद कर दें तो जितने आपके आए थे बाल उससे 20% चले जाते हैं। एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ, वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कोई फर्ज कीजिए प्रोफेशनल लेने जाते हैं तो इट्स इन थाउजेंड्स, और ऐसा नहीं है 11-12-15 हज़ार रुपये की आती है। इसी तरह से रोगेन अगर आप लेने जाते हैं तो उसकी भी यही प्राइसिंग है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और वो सिर्फ एक प्रोपेशिया 28 दिन का कोर्स होता है और रोगेन जो है वो शायद आपको 2 महीने या 3 महीने लास्ट करती है। तो ये आपके पास पूरा हेयर लॉस सोल्यूशन है। इसके अंदर ये तरकीब जो है ये लिखी हुई है। अगर आप गिरते हुए बालों से परेशान हैं तो आपको ये तो डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। इसके अंदर तरकीब लिखी हुई है हाउ टू यूज़ इट। और जब आप इसको खोलते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। इंडिविजुअली भी आप इसको ख़रीद सकते हैं और ये सेट के अंदर भी, हेयर लॉस सोल्यूशन के सेट के अंदर भी ले सकते हैं। अगेन इसके अंदर ये अमोर का एक सिरम मौजूद है जो आपने हफ्ते में 7 दिन लगाना है, 7 ड्रॉप्स ओनली। ये आपके चाहे कितना ही सीवियर हेयर फॉल हो उसको रोक देता है और नए बाल जो है वो उगाता है। ये आपका हमारा हेयर ऑयल है जो आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना है। और ये हमारा शैम्पू है जिससे आपने डेली अपने हेयर को वॉश करना है फॉर 2.5 मंथ्स। ये बात याद रखिएगा कि बाल जाने में जितना टाइम लगता है
आने में उससे कम टाइम लगता है, लेकिन आपको जो विजिबल डिफरेंस नजर आता है वो तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने के बाद, और 2.5 महीने के बाद आपको ये फीलिंग होती है कि आपके बाल जो गए थे वो वापस आ गए। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों में काम करता है, 95% लोगों में काम करता है, 5% लोग ऐसे होंगे जिनमें ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए ट्रायल बहुत ज़रूरी है। इट रियली गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, एंड आई कैन प्रॉमिस यू मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, आपको भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं लगा रहे ब्राइटनिंग के लिए, कुछ और चाहिए, तो हमारे पास ये ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं वो मौजूद हैं। ये थायराइड सी के साथ है, इसको थायराइड सी कहते हैं, विटामिन सी के साथ है, एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव। आपको एक खाना होता है, ये चेहरे का आपको ग्लो भी वापस देता है। अच्छा, ग्लूटाथायोन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है चीज़ों के लिए, आपके चेहरे की झाइयाँ जो होती हैं वो भी इससे दूर होती हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपको एक इंस्टेंट ग्लो मिलना शुरू हो जाता है खाने से। देखिए, आप लगाते तो हैं, लगाने से बाहर तो सुपरफिशियली तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक खाएंगे नहीं तब तक आई थिंक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा ये खाना ज़रूरी है। आप अभी कॉल कीजिए, इस पर भी प्रमोशन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप 4,000 का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये ज्वेलरी जो है अमोर की, ये बिल्कुल फ्री मिलेगी। 5,000 के ऑर्डर पे हमारा ये जेड रोलर जो है ये एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलेगा। दिस इज़ रियली गुड। आप अभी ऑर्डर कीजिए और आपको लगेगा 3 से 4 खुराकों के बाद ही आपको फीलिंग आने लगेगी, लोग आपसे कहने लगेंगे यार वाकई आपने अपने चेहरे पे कुछ किया है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे 2 ब्रांड्स हैं और मैं अपने ही ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली बार भी मैंने बात की थी, स्कूल्स खुल चुके हैं, लाइस का प्रॉब्लम बेतहाशा है। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू से दिस। आप मुझे बताया क्या कहती हैं, बच्चों में होता है ना ये प्रॉब्लम? बिल्कुल होता है, बहुत होता है। मैं मेरे बच्चे के तो स्कूल में बाकायदा चेकिंग करते हैं, इतनी सख्ती है। हाँ। और फिर सोचें आप, जब किसी बच्चे को स्कूल के बच्चे को जब उसकी माँ को बताया जा रहा है कि अपने बच्चे का सर साफ करें, तो माँ का बस नहीं चलता कि वो ज़मीन फट जाए उस पर, इतनी शर्मिंदा होती है। सीरियसली? हाँ, बहुत एक शर्मिंदगी की निशानी समझी जाती है एक माँ के लिए, कि उसके बच्चे के सर में लाइस है। अच्छा, क्योंकि और उससे ट्रांसफर भी होती है ना? ट्रांसफर होती है एक दूसरे से, फिर उस बच्चे को निगलेक्ट किया जाता है, उससे दूर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करता है ये शैम्पू? अच्छा, एंटी लाइस शैम्पू है। दिस इज रियली गुड। लगा के आप 2-3-4 मिनट के बाद कंघी से इसको साफ करें, जस्ट वॉश इट। ये 1 से 2 इस्तेमाल करने के बाद तमाम लाइस जो है वो खत्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इसका प्रोसीजर ये होगा कि वो पैरालाइज हो जाती हैं जुएं, एब्सोल्युटली, और जब आप ब्रश करते हैं तो उनको हिलने का हिम्मत ही नहीं होती कि वो ये इसकी लॉजिक है, मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली यही लॉजिक है, एंड इट इज रियली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। और सबसे बड़ी बात ये हमने इसलिए किया बिकॉज अक्सर लोग ये शिकायत करते थे आपके पास ख्वातीन के लिए है, मर्दों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। सो दिस इज फॉर किड्स ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स दिस फॉर एवरीवन। घर के अंदर अगर एक जगह किसी एक शख्स को लाइस का प्रॉब्लम होता है, कभी कभार हमारी मेड्स आती है ना, वो बेचारी सब जुड़ के सो रहे होते हैं, सो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई आप उनको लेके दें, ये बहुत जरूरी, क्योंकि उनसे सबको ट्रांसफर हो। एब्सोल्युटली। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंटी लाइस शैम्पू है। अभी आप इसको कॉल कर सकते हैं। एक और चीज मैं क्विकली बताना चाहता हूँ, इसके बाद इससे पहले कि हम खुदाफिज करें, लास्ट चीज हम बताएं। देखिए जी, ये देखिए। अच्छा, आप परफ्यूम्स भी ले सकते हैं, उस पर भी ह्यूज ऑफ है, मैं ऐसे लगा दे। अच्छा जी, ये हमारा सीरम है, इजिप्शियन गोल्ड सीरम कहलाता है। आप इसके अंदर फ्लेक्स जो है वो देख सकते हैं। दिस इज रियली गुड, और ये प्लैटिनम गोल्ड के साथ है। उनसे कहिए जी मुझे गोल्ड सीरम और प्लैटिनम गोल्ड क्रीम चाहिए। ये आपके रिंकल्स को बेहतर करती है, आपके चेहरे को मखमली बनाती है, वेलवेट। अगर आपको वेलवेटी स्किन चाहिए तो आपको ये गोल्ड सीरम और ये प्लैटिनम गोल्ड चाहिए। अगर आपको मखमली स्किन चाहिए तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी। हमारा सुबह की काविश एक्चुअली यही होती है कि हम आपको किसी ना किसी लाइफ के प्रैक्टिकली किसी भी तरह हेल्प कर सकें। सो मुझे उम्मीद है कि आज मेरे तो बच्चे अब बड़े हो गए, छोटा वाला है, उसी की तरफ सारी दिमाग लगाऊंगी आज जो शो पे सुना है। आप भी बताइएगा आपको कितनी हेल्प मिली, और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं एक और शो इस तरह का लेकर आऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है